तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बेबी चाहते थे। इसके लिए वो दोनों काफी एक्साइटेड थे। सीन चेंज होता है और हमें कुछ मंथ्स बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ वो वाइफ जिसका नाम मैडेलाइन था अब प्रेग्नेंट थी और बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। यहाँ हमें लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि मैडेलाइन फर्टिलिटी के लिए कुछ मेडिसिन लेती थी क्योंकि उसे प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किलें आ रही थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि मैडेलाइन मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन मैडेलाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो उससे बहुत नफरत करती थी और कहती थी कि जिस डॉक्टर से मैं मिलवा रही हूँ तुम लोग उसी से मिलो। लेकिन मैडेलाइन को वो डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो उसकी सिचुएशन को सीरियस ही नहीं ले रहे थे। तो वो दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस चीज के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे बल्कि किसी मिडवाइफ यानी दाई से कांटेक्ट करेंगे। वहाँ मिडवाइफ्स को भी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट माना जाता था, यानी प्रेग्नेंट लेडीज की केयर करने के लिए उन्हें रखा गया था। लेकिन प्रोफेशनली वो डॉक्टर्स नहीं होती, जिस पर मैडेलाइन की मदर इन लॉ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उससे कहती है कि सीरियस सिचुएशन है तो तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक मिडवाइफ को हायर कर लेती है। उसका हस्बैंड भी उसे कहता है कि तुम थोड़ा सोच लो, लेकिन मैडेलाइन उसे समझा देती है कि कुछ नहीं होता। वो मिडवाइफ भी उनसे कहती है कि आप परेशान नहीं हो, मैं इस काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और बेबी ठीक से आ जाएगा। उनके घर एक बिल्ली यानी कैट भी थी, लेकिन वो चूहों का बहुत शिकार करती थी। ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो उसे अच्छा खाना जो ऑलरेडी देते थे। एक दिन डिनर के बाद मैडेलाइन की चेस्ट में दर्द होने लगा। उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ जो डॉक्टर उन्हें डील करता है वो उनकी मदर इन लॉ का जानने वाला होता है और वो मैडेलाइन को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और सरप्राइजिंगली वो उसके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अपना ट्रीटमेंट यानी इलाज करवाने से उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ पर उसका हस्बैंड उस मिडवाइफ को कॉल करता है। यहाँ हमें ये भी बात पता चलती है कि मैडेलाइन की मदर इन लॉ उससे इतनी नफरत करती थी कि वो उसे मरवा भी सकती थी। मैडेलाइन को इस बात का कुछ अंदाजा तो था ही, इसलिए वो उनसे दूर ही रहती थी। खैर उसके हस्बैंड के कॉल के बाद हॉस्पिटल में वो मिडवाइफ आती है और डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी पेशेंट है तो काइंडली कोई इसका इलाज ना करे। रात को मैडेलाइन और उसका हस्बैंड घर वापस जा रहे होते हैं और जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से अनलकीली उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि मैडेलाइन के हस्बैंड की उसी वक्त डेथ हो जाती है। यहाँ मैडेलाइन का भी काफी ब्लड लॉस हो जाता है और वो काफी जख्मी यानी इंजर्ड होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो सकता है। वो मदद मांगने के लिए उसी मिडवाइफ को कॉल करती है जो उसे डील कर रही थी। वो उसे अपने घर ले आती है, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रही होती। यहाँ उसे हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी हो गया था क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन क्या किया जाता क्योंकि मैडेलाइन तो खुद ही हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। उस मिडवाइफ को जैसे कि सारी नॉलेज थी तो उसे ये पता चल चुका था कि उस एक्सीडेंट में मैडेलाइन का बेबी भी मर चुका था, लेकिन मैडेलाइन को इस बात का नहीं पता था और वो डेड बेबी के साथ ही जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो मिडवाइफ मैडेलिन से ये बात छुपाती है कि पहले ही बहुत टाइम बाद उसको ये खुशी मिली थी और अब तो उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था। अब बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। मैडेलाइन चाहती थी कि वो अपनी बेबी को अपनी आंखों से देखे। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी बहुत मुश्किलों से आता है और मैडेलाइन को काफी पेन होती है। बेबी तो ऑलरेडी डेड था। मिडवाइफ ही देखकर रोने लग जाती है। मैडेलाइन अपने बेबी को गोद में उठाती है और बार बार उससे कहती है कि प्लीज वापस आ जाओ और यहाँ एक मिरेकल हो जाता है, बेबी जिंदा हो जाता है। ये इम्पॉसिबल था जिस पर वो मिडवाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैडेलाइन अपने बेबी को देखकर मुस्कुराती है और उस बच्ची का नाम ग्रेस रखती है। वो मिडवाइफ जानती थी कि बेबी तो काफी दिन से डेड था तो उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो खुद मैडेलाइन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम अपना और बेबी का टेस्ट करवाओ। मैडेलाइन नहीं मानती और ना ही अपनी मदर इन लॉ से कोई हेल्प मांगती है। अब कहानी कुछ महीने आगे की दिखाई जाती है जहाँ मैडेलाइन अपने घर में रहती और ग्रेस को पाल रही थी। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ यानी उसके हस्बैंड की मदर दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे को खोने के बाद काफी ज्यादा अपसेट और दुखी थी। उनके दिल में मैडेलाइन के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। वो काफी ज्यादा वियर्ड थी। वो अपने बेटे को खोने के बाद मेंटली तौर पर काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, इसलिए वो भी एक बच्चे को पालना चाहती थी और ऑब्वियसली वो यही चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास ले आए। उसके दिमाग पर गहरा असर हो गया था और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पाने के लिए बहुत ट्राइज करती है। दूसरी तरफ मैडेलाइन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा मेंटली तौर पर वीक हो गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रेस के हेयर ब्रश कर रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा खोई हुई होती है और हेयर ब्रश में ग्रेस की काफी
काफी ज्यादा बाल टूटकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेस का सर जख्मी हो जाता है। जब वो ग्रेस को नहला रही होती है तब भी वहाँ पर वो उसे जख्मी कर देती है। अब यहाँ एक अजीब बात हम नोटिस करते हैं कि ग्रेस के आसपास हर टाइम फ्लाइज यानी मक्खियाँ होती थी। मेडेलाइन को ये देखकर काफी गंदा फील होता था। वो मक्खी ग्रेस की नाक में भी चली जाती है। अगले दिन मेडेलाइन ग्रेस के इर्द गिर्द एक नेट लगा देती है ताकि मक्खियाँ उसके पास ना जा सके, लेकिन शॉकिंगली वो मक्खियाँ फिर भी उसके आसपास आ रही थी और वो सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अगले दिन मेडेलाइन विंडोज को भी बंद कर देती है, इवन सील कर देती है। ग्रेस की हरकतें काफी अजीब थी, यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग तो करती लेकिन उसे दूध हजम नहीं होता था। वो हमेशा दूध को बाहर निकाल देती थी। मेडेलाइन को इस वजह से ग्रेस की काफी टेंशन और फिक्र होने लगी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने दूध ही नहीं पिया था। मेडेलाइन की एक असिस्टेंट थी जिसको वो मैसेजेस देती थी कि ये मिडवाइफ तक पहुंचा दे, क्योंकि अब सिर्फ वही दोस्त थी। लेकिन वो मिडवाइफ भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि मेडेलाइन की असिस्टेंट उसे वो मैसेजेस कन्वे नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ हमें मेडेलाइन की मदर इन लॉ दिखाई जाती है, जो कि उससे अपनी ग्रैंड डॉटर छीनने की प्लानिंग कर रही थी। अब मेडेलाइन के दिल में ये डर बैठ गया था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर्स उससे उसकी बेटी ग्रेस छीन लेंगे। इसी डर की वजह से वो सारा दिन और सारी रात अपने घर में ही रहती थी। कुछ टाइम बाद जब वो अपनी बेटी ग्रेस को फीड कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि ग्रेस दूध पीने की बजाय जख्मी कर रही होती है और खून पीती है। मेडेलाइन ये चीज नोटिस करती है, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे खुद को जख्मी करने देती थी। यहाँ पर लेकिन उसे ये डाउट हो चुका था कि ग्रेस नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर रही और उसकी भूख दूध से खत्म नहीं होती, लेकिन खून उसे रास आ रहा था और उसका पेट खून पीने के बाद भर रहा था और अपने प्यार की खातिर वो उसे जख्मी करने देती थी। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि ग्रेस से काफी अजीब स्मेल आने लगती है। हालांकि कई बार मेडेलाइन ने उसे नहलाया, लेकिन वो बैड स्मेल उससे नहीं जाती थी और मक्खियां भी उसके पास से नहीं हटती थी। अगले दिन मेडेलाइन जब मार्केट में होती है तो उसकी नजर कच्चे मीट पर पड़ती है। उसके जहन में ये बात थी कि ग्रेस खून पीती है, तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना ये मीट ले लिया जाए और इसके खून से ग्रेस की भूख मिट सके। घर आकर वो मीट से सारा खून निकाल लेती है और एक फीडर में फिल कर देती है। लेकिन ग्रेस यहाँ भी एक अजीब हरकत करती है, उसे जानवरों का खून रास नहीं आता और फिर से वो उल्टियाँ करने लगती है, जिससे उसकी मॉम मेडेलाइन समझ आती है कि ग्रेस सिर्फ इंसानों का खून ही पी सकती है। बिना खून के वो बच्ची बीमार होने लगी थी। मेडेलाइन ये सब सिचुएशन किसी और को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर किसी को ये पता चलता तो वो ग्रेस को अपनी कस्टडी में ले लेते या उसे मार देते। उस रात वो नोटिस करती है कि उसकी पालतू बिल्ली यानी पेट कैट ग्रेस के लिए मरे हुए चूहे ला रही थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे उसे भी पता लग रहा है कि ग्रेस खून पीना चाहती है। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ ये प्लान कर रही होती है कि वो मेडेलाइन से अपनी ग्रैंड डॉटर को जल्द ही छीन लेगी। वो इस काम के लिए एक डॉक्टर से बात करती है। वो कहती है कि तुम मेडेलाइन को पागल साबित करना, और इस तरह से उसके पास ये हथियार यानी राइट आ जाएगा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास रख सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेडेलाइन वीक होने लगी थी, इतना ज्यादा वीक कि अब उसे चीजें धुंधली नजर आती थी और उसकी बॉडी पार्ट्स हमेशा कांपते रहते थे और उससे सही से चला भी नहीं जाता था। अगले दिन वही डॉक्टर उनके घर आता है जिसे उसकी मदर इन लॉ ने मेडेलाइन को पागल साबित करने के लिए भेजा था। अब मेडेलाइन की हालत तो पहले ही ऐसी थी जिसको देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो खुद भी डॉक्टर से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसे ग्रेस या अपने जख्मों के बारे में कुछ भी सच नहीं बताती। डॉक्टर मेडेलाइन को इंजेक्शन लगाता है, तभी ग्रेस रोने लगती है और डॉक्टर उसकी अजीबोगरीब और खौफनाक आवाज सुन लेता है। डॉक्टर को इतनी छोटी बच्ची की इतनी अजीब आवाज सुन के काफी अजीब लगता है और वो मेडेलाइन के मना करने के बावजूद ग्रेस को देखने के लिए चला जाता है। इसी दौरान मेडेलाइन डॉक्टर के सर पर हिट करती है और वो वहीं पर गिर जाता है। मेडेलाइन को फौरन एक ख्याल आता है कि शायद वो इस डॉक्टर का खून ग्रेस को पिला सकती है। वो एक सीजर से उसकी बॉडी काटती है और फीडर को उसके ब्लड से भर लेती है। वो खून ग्रेस को वो पिलाने लगती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ग्रेस वो खून बहुत मजे से पी रही होती है। मेडेलाइन डॉक्टर की डेड बॉडी को वॉशरूम में छुपा देती है। अब हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मेडेलाइन अपनी बेटी को लेकर बहुत ऑब्सेस यानी उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए तैयारियां कर रही होती है। उसने तो एक बेबी रूम भी बना लिया था और उसके लिए मिल्क भी तैयार कर लेती है। उसे पूरा यकीन था कि उसका भेजा गया डॉक्टर ये काम पूरा करके आएगा और वो
वो अपनी ग्रैंड डॉटर को हासिल कर लेगी। लेकिन काफी टाइम गुजर जाने के बाद जब डॉक्टर नहीं आता तो वो खुद मेडेलाइन के घर जाती है। उस वक्त मेडेलाइन डॉक्टर की डेड बॉडी को छुपाने में बिजी थी और तभी वो मदर इन लॉ आ जाती है और ग्रेस को और एक हैमर को उठा लेती है। मेडेलाइन जब आकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ग्रेस अपनी जगह पर नहीं है। सीढ़ियों पर वो अपनी मदर इन लॉ को देखती है जो कि ग्रेस को उठाकर लेके जा रही थी। मेडेलाइन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, लेकिन वो नहीं मानती। वो हैमर से मेडेलाइन के सर पर हिट कर देती है जिसकी वजह से मेडेलाइन जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो मरी नहीं होती। और जैसे ही वो मेडेलाइन के करीब आती है तो मेडेलाइन उसका गला काट देती है और उसी हैमर से उसका सर फाड़ देती है। उसी टाइम वो मिडवाइफ भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उससे मेडेलाइन की काफी फिक्र हो रही थी। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ विटनेस कर लेती है, यानी देख लेती है। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि वो मिडवाइफ अपने ट्रेलर में कहीं जा रही होती है। उसके साथ मेडेलाइन की कैट भी थी और मेडेलाइन भी थी जो कि बहुत वीक हो चुकी थी और अब ग्रेस के दांत भी आ रहे थे। अब वो सिर्फ खून ही नहीं बल्कि इंसानी मीट को भी खाने लगी थी और वो मिडवाइफ इस काम में हेल्प किया करती ताकि ग्रेस को खून मिलता रहे। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस ने अब मेडेलाइन की बॉडी को भी खाना शुरू कर दिया था और अब ये बात तो 100% पॉसिबल थी कि वो अपना पेट भरने के लिए बाकी लोगों को भी मारकर खाएगी। इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एक है और वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद एक ली के पेट में अपना सिंग घुसा देता है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। उसी जख्म के अंदर एक सांप यानी स्नेक घुस जाता है। उस स्नेक को एक कंट्रोल कर रहा था। वो सांप उसके मुंह से होता हुआ उसके पेट में चला जाता है जिसकी वजह से ली को अब उसके किए की सजा मिल चुकी थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि फाइनली ली की डेथ हो जाती है। एक को वो क्रॉस लॉकेट पहनने का मौका ही नहीं मिलता और हम देखते हैं कि वो अपने भाई के सामने ही पत्थर बन जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक मैरिन के साथ आफ्टर लाइफ में है और बहुत खुश है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी ऑर्थर पर बेस्ड है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होऊंगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कुछ शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। ऑर्थर यहाँ पर जोकर बना होता है। वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद फिर वो ऑर्थर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऑर्थर काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार। और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे गन दे देता है और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठी हुई उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये दवाई बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर ऑर्थर वहाँ से अपने घर
जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या टॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट टॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी पर आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो ऑर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो ऑर्थर कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पर आती है। वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर ऑर्थर उसे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब ऑर्थर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली। यहाँ पर ऑर्थर का दिल दोबारा से बहुत दुखता है कि उसके कोलीग ने तो उसे जबरदस्ती ये गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वेन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑर्थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑर्थर को उन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहां से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं और वो काफी सुकून में भी था। ऑर्थर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सब जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहां से ऑर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना बंद कर दिया है और अब के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहां से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑर्थर जब ये पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। ऑर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है। वो उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर उससे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऑर्थर जब घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ऑर्थर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो। तो ऑर्थर आगे से कहता है नहीं, मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर ऑर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑर्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब ऑर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर ऑर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। थॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। ऑर्थर ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउन्स बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की या उसकी किसी ने तारीफ की हो।
अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था। आर्थर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे जोरदार मुक्का मारता है, यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। आर्थर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट आर्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी आर्थर को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने आर्थर की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसकी शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है। तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, मारा करता था। और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वो वहाँ से सीधा अपनी दोस्त यानी उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विजन्स आया करते थे। आर्थर अपने माँ की चोट की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपने कोलीग को बुरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद आर्थर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अब अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर आर्थर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। आर्थर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ न बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी एडमायर कर रही होती है। वहाँ पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बन के क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियां बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन आर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हरगिज नहीं है। आर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन आर्थर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस बात पर जोकर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन आर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज्यादा सारी स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार उल्ट जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था। वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग
लोग फाइनली अब उसे तारीफ कर रहे थे, उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। फिर सीन चेंज होता है और हमें आर्थर यानी जोकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है, तो वो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तो आर्थर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लेसन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी अजियत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई और अब वो अपनी लाइफ से ईयर 1850 को दिखाते हुए इस मूवी का स्टार्ट होता है। वहीं पर हमें एक राइटर दिखाया जाता है जो कि काफी फेमस था। वो राइटर इस जगह का नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर किसी से मिलने आया था। वो राइटर एक घर के डोर पर नॉक करता है, लेकिन उस घर में जो लेडी रहती थी वो उस राइटर को वापस जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि शायद वो कोई कस्टमर होगा। लेकिन वो राइटर उस लेडी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं एक राइटर हूँ, ना कि कोई कस्टमर। वो लेडी फौरन समझ जाती है और दरवाजा खोलकर उस राइटर को अंदर बुला लेती है। वो राइटर इस घर में इस लेडी के हस्बैंड से मिलने आया था, और इस लेडी के हस्बैंड का नाम थॉमस था, जो कि एक बूढ़ा इंसान था। यहाँ पर वो राइटर उस बूढ़े आदमी यानी थॉमस से कोई स्टोरी सुनने आया था, लेकिन जैसे ही वो राइटर थॉमस से मिलता है, थॉमस उसकी इंसल्ट करने लगता है कि क्या तुम पागल हो, इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। लेकिन वो राइटर थॉमस के गुस्से को इग्नोर करता है। वो थॉमस को कहता है कि मैं आपके पास एक कहानी सुनने आया हूँ। यहाँ पर वो राइटर थॉमस को पैसों की ऑफर भी करता है कि अगर आप मुझे वो कहानी सुना दें तो मैं आपको अपने सारे पैसे दे दूंगा। ये कहते ही वो राइटर थॉमस के सामने अपने सारे पैसे भी रख देता है, लेकिन थॉमस इस ऑफर से साफ इनकार कर देता है और वो उस राइटर को कहता है कि तुम जाओ और गवर्नमेंट हिस्ट्री चेक करो, वहाँ पर तुम्हें वो कहानी मिल जाएगी। लेकिन वो राइटर थॉमस को कहता है कि मैंने वो रियल स्टोरी आपके मुंह से सुननी है, ना कि किसी गवर्नमेंट हिस्ट्री को चेक करना है। ये बात सुनकर थॉमस को राइटर पर गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ साथ थॉमस ये भी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये बात सुनकर वो राइटर अपसेट होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो थॉमस की वाइफ होती है वो राइटर को वहाँ से जाने नहीं देती, वो उसका रास्ता रोक लेती है। थॉमस की वाइफ राइटर से माफी भी मांगती है उसके हस्बैंड के बिहेवियर पर। थॉमस की वाइफ राइटर को कहती है कि तुम उसकी किसी भी बात का माइंड मत करना, क्योंकि उस स्टोरी के बारे में थॉमस ने आज तक किसी को भी नहीं बताया, इवन मुझे भी नहीं। और यहाँ पर थॉमस की वाइफ खुद थॉमस के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी स्टोरी सुनाए और उस इंसिडेंट के बारे में जो उनके साथ पेश आया था। तो फाइनली थॉमस अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट सुनकर स्टोरी सुनाने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो लोग काफी गरीब थे, उन्हें पैसों की जरूरत भी थी, इस वजह से भी थॉमस को मानना पड़ता है। थॉमस उस राइटर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि ये कोई आम बच्चों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये काफी दुखी कहानी थी। थॉमस बताता है कि ये मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे चेंज कर दिया। और अब थॉमस अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। ये ईयर 1820 होता है। ये उस वक्त की बात है जब समंदर में वेल का शिकार किया जाता था। अब क्योंकि वेल का ऑयल काफी महंगा था, इसीलिए उसका शिकार किया जाता था। उस वक्त काफी लोग वेल के ऑयल का बिजनेस किया करते थे, और ये चीज उनमें कोई नॉर्मल नहीं थी, बल्कि लोगों को तो वेल का शिकार करने का, उसका ऑयल निकालने का बहुत ज्यादा क्रेज था। इवन लोग इस बात पर बेट भी लगाया करते थे कि जितने भी शिप समंदर में जा रहे हैं उसमें से ज्यादा ऑयल कौन सा शिप लेकर आएगा। वहीं पर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओवेन। ओवेन जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। ओवेन की एक वाइफ भी थी। इसका मतलब ये था कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। ओवेन जिस कंपनी के लिए काम किया करता था उनका काम भी ये था कि वो वेल्स का शिकार किया करते थे। जाहिर सी बात है ये कंपनी भी ऑयल हासिल करने के लिए ऐसा किया करती थी। ओवेन उस कंपनी के हेड से मिलता है। वो ओवेन को बताते हैं कि इस बार हम समंदर में वेल का शिकार करने के लिए अपना सबसे एक्सपेंसिव शिप भेजने वाले हैं। वो लोग ओवेन को कहते हैं कि उस शिप का ऑफिसर हम तुम्हें बनाकर भेजने वाले हैं। ये बात सुनकर ओवेन काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ओवेन से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम तुम ही कैप्टन बनोगे। लेकिन उन लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि वो तो कैप्टन किसी और को बना रहे थे, और जिसको वो कैप्टन बनाना चाहते थे उसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज असल में कंपनी के एक ऑनर का बेटा था। इस बार भी कंपनी के वो हेड्स ओवेन से प्रॉमिस करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे। अब क्योंकि ओवेन एक काबिल इंसान था, इसीलिए उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, और इसीलिए ओवेन उनकी ये बात मान लेता है और वो उन लोगों को कहता है कि मुझे रिटर्न फॉर्म में दो कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ही कैप्टन बनाओगे। फिर हम देखते हैं कि ओवेन अपने सफर पर जाने के लिए तैयारियां वगैरह कर रहा था। ओवेन की वाइफ उसके जाने पर ज्यादा खुश नहीं थी। वो ओवेन को कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत जल्द से जल्द वापस आओगे। ओवेन की वाइफ उसे एक लॉकेट भी पहना देती है ताकि ओवेन को उसका ये प्रॉमिस याद रहे। इसके बाद हमें वही लड़का जॉर्ज दिखाया जाता है जो कि कैप्टन था। वहीं पर जॉर्ज का फादर भी था। जॉर्ज का फादर उसे कहता है कि बेटा जाओ और कामयाब होकर ही वापस आना। फिर वो सब लोग जिन्होंने शिकार पर जाना था वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को भेजने के लिए वहाँ पर सिटी के काफी लोग भी आए होते हैं। वहीं पर हमें एक यंग लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है
थॉमस। जी हाँ बिल्कुल, ये वही यंग थॉमस है जो हमें स्टोरी सुना रहा है, जो कि अब बूढ़ा हो गया है। थॉमस जो कि शिकार के लिए फर्स्ट टाइम जा रहा था समंदर में। उसी शिप पर ओवेन का बचपन का फ्रेंड भी था और उसके बाकी फ्रेंड्स भी थे और साथी थे। इसके बाद ओवेन और कैप्टन जॉर्ज एक दूसरे से मिलते हैं और बस यहीं से उन दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज अपने कैप्टन होने का रोब ओवेन पर जमा रहा था। लेकिन ओवेन तो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जॉर्ज कैप्टन था और उसे उसके अंडर ही काम करना था। फिर ये लोग अपने सफर पर चल पड़ते हैं और थोड़ी ही दूर जाते ही शिप में खराबी हो जाती है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शिप एक जगह पर फंस गया हो, लेकिन यहाँ पर ओवेन अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उस डिफिकल्ट कंडीशन को टैकल करता है बहुत अच्छे से। अब जाहिर सी बात है ओवेन ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन जो कैप्टन जॉर्ज था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये कि उसमें कोई भी ऐसी स्किल्स ऐसी एबिलिटीज नहीं थी। इसीलिए जब वो ओवेन की एबिलिटीज ये स्किल्स देखता है तो वो जेलस हो जाता है ओवेन से और इस बात का बदला वो रात को डिनर पर ओवेन से लेता है। जॉर्ज ओवेन की काफी इंसल्ट करता है कि तुम गरीब हो और सिर्फ एक फार्मर के बेटे हो। अब क्योंकि ओवेन से ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने साथियों को कहता है कि हमने कल सुबह जल्दी उठना है। उस शिप पर हम ये बात नोटिस करते हैं कि गरीब लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें हमेशा छोटा ही समझा जाता था। नेक्स्ट डे जॉर्ज फिर से ओवेन को ऑर्डर लगाने लगता है। अब ना चाहते हुए भी ओवेन को जॉर्ज का ऑर्डर मानना ही पड़ता था, लेकिन फिर तभी ओवेन का ध्यान एक समुद्री तूफान पर जाता है। वो ये बात जॉर्ज से शेयर करता है कि आगे समुद्री तूफान है, हमारे लिए खतरा है, इसीलिए हमें शिप को वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ओवेन की ये बात नहीं मानता और शिप को तूफान में ही ले जाने का ऑर्डर दे देता है। और जब वो लोग तूफान में एंटर करते हैं तो वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तूफान में भी ओवेन चिल्ला रहा होता है कि शिप को वापस मोड़ लिया जाए जल्दी से, लेकिन जॉर्ज अभी तक अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था और वो शिप को और ज्यादा तूफान के अंदर ले जाता है। ऐसा करने से उनके लिए काफी खतरा था, उनकी जान का खतरा, शिप डूबने का खतरा, लेकिन किसी तरह करके वो तूफान से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवेन को कहता है कि तुम सबके सामने मुझसे सॉरी बोलोगे और हम इस शिप को वापस अपने आइलैंड पर लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम वेल का शिकार किए बगैर ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ओवेन जॉर्ज को काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, हम वापस खाली हाथ नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल है। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तेल लेकर ही वापस लौटेंगे। और यहाँ पर ओवेन जॉर्ज को राजी कर लेता है, इसीलिए वो लोग वापस जाने की बजाय अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी वेल्स मिल जाती है। वो लोग वेल्स का शिकार करने के लिए अपनी बोट पर ही निकल जाते हैं। तभी ओवेन एक वेल पर अटैक कर देता है और वो वेल पहले तो बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर वो मर जाती है। बाद में वो लोग उस वेल को शिप पर ले आते हैं और वो लोग उसका तेल निकालने लग गए। उन लोगों ने अब वेल के अंदर भी तो किसी को भेजना ही था। अब क्योंकि थॉमस साइज में काफी छोटा था, इसीलिए ओवेन वेल के अंदर थॉमस को भेजता है। फिर शिकार किए उन्हें काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। और मुसीबत की बात तो ये थी कि उनके खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब क्योंकि वो लोग ज्यादा आगे तक नहीं गए थे, इसीलिए वो बीच में एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। वहीं पर वो लोग एक कैप्टन से मिलते हैं और वो भी वेल के शिकार के लिए ही वहाँ पर आया था। वो सब लोग उस आदमी से मिलते हैं और वो उन लोगों को अपने शिकार की आखिरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि हम समंदर के बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे, जहाँ पर उनका सामना समंदर के सबसे बड़े वेल से हुआ और वो वेल बहुत ज्यादा लंबा और बड़ा था, जिसे ग्रेट वेल कहा गया है। लेकिन ग्रेट वेल ने उनके शिप पर अटैक कर दिया, जिससे उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कैप्टन का एक हाथ और एक बाजू टूट गया और उसके बाकी साथी भी मर गए। लेकिन वो लोग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। वो सोच रहे थे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, इसीलिए वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इन लोगों के दिल में लालच आ गई थी कि हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वो ग्रेट वेल है। इसके बाद वो उस लोकेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें डायरेक्ट 14 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है और इतना ज्यादा सफर करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका उस कैप्टन ने इन लोगों को बताया था और जहाँ पर वो ग्रेट वेल था। वो सब लोग अपने अपने हथियार लेकर, बोट्स लेकर उस जगह पर जाने लगे। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ओवेन की बोट पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बोट से गिर जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा वेल, वो ग्रेट वेल देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही वेल था जैसे उस कैप्टन ने स्टोरी सुनाई थी। लेकिन वो ग्रेट वेल फिर वहाँ से जाने लगी। लेकिन ओवेन के जो बाकी साथी थे वो अभी तक बोट में ही बैठे हुए थे, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर वो एक वेल पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो वेल को तो मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करता देख वो ग्रेट वेल देख लेती है, इसीलिए वो सीधा आकर उनकी शिप पर ही अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शिप डूबने लगती है। जॉर्ज भी बोट में बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो उस वेल को वहीं पर छोड़कर वापस अपने शिप की तरफ आने लगता है। अब क्योंकि उनका शिप डूबने लगा था तो इसीलिए जॉर्ज
सबको ऑर्डर देता है कि वो शिप को छोड़ दे जल्दी से। वो सब लोग अब बोट्स में आ गए और जितना भी खाना पीना उनके हाथ लग गया था वो उसे ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलने के लिए समुद्री मैप को देख रहे थे, लेकिन उन लोगों का वहाँ से निकलना अब काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि वो लोग फिर से एक समुद्री तूफान में फंस चुके थे। इसी तूफान में ओवेन का बचपन का फ्रेंड भी काफी इंजर्ड हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। ओवेन अपनी जख्मी फ्रेंड की मदद किया करता था, जबकि ओवेन के बाकी साथियों को वो सिर्फ बोझ ही लग रहा था और कुछ नहीं। इसके बाद हमें 1 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इन लोगों के पास अब खाना भी खत्म हो गया था। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अनकरीब वो मरने वाले थे, लेकिन तभी उनके एक साथी को जमीन नजर आ जाती है, इसीलिए उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो उस जमीन की तरफ जाने लगते हैं। अभी वो लोग बस किनारे तक पहुँचने ही वाले होते हैं कि ओवेन को वहाँ पर कुछ फील होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट व्हेल थी, जो कि उन सारी बोट से टकरा जाती है और उनकी बोट्स टूट जाती हैं। तब वो लोग समंदर की लहरों के साथ किनारे तक पहुँच जाते हैं और अब उन लोगों की हालत किसी जानवर से कम तो नहीं थी, यानी आइलैंड पर आकर उन्हें जो कुछ भी मिलता जा रहा था वो उसे ही खा रहे थे जिंदा रहने के लिए। फिर जॉर्ज अपने साथियों को आग जलाने के लिए बोलता है, जिससे होगा ये कि अगर समंदर में कोई शिप होगा तो वो उन लोगों को देख लेगा और उन्हें वहाँ से ले जाएगा। जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वो एक बंजर आइलैंड था, वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। फिर एक दिन खाने की तलाश में उन्हें उस आइलैंड पर एक केव मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पहले भी लोग आकर फंस चुके थे, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि वो भी एक दिन उन्हीं लोगों की तरह मर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपने टूटी हुई बोट्स को रिपेयर करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग आइलैंड पर रहने का ही डिसाइड करते हैं और उन लोगों में ओवेन का बचपन का फ्रेंड भी शामिल था। लेकिन जाते जाते ओवेन अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करके जाता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प जरूर लेकर आऊंगा। फिर इसके बाद हमें 48 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है और उन लोगों का काफी बुरा हाल था। खाए पिए बगैर वो लोग बहुत मुश्किल से ही जिंदा थे और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका एक साथी मर जाता है। तब ओवन का एक फ्रेंड उसकी डेड बॉडी को समंदर में फेंकने वाला था, लेकिन फिर वो लोग एक काफी अजीब चीज डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको फेंकेंगे नहीं बल्कि हम इसको खा लेंगे। अब क्योंकि ऐसा करना तो उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। सब लोग इस बात की वजह से काफी अपसेट भी होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए अब उन्हें कुछ तो करना ही था ना, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि वो बिल्कुल बेबस थे। इसीलिए वो अपने उस फ्रेंड को खा लेते हैं और कहानी फिर वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमें बूढ़ा थॉमस दिखाया जाता है। जहाँ पर थॉमस काफी दुखी था कि उन्हें अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाना पड़ा। लेकिन तभी ओवेन की वाइफ भी वहाँ पर रोते हुए आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की दुख भरी कहानी सुनकर और ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर वो थॉमस को कहती है कि इसकी आगे की स्टोरी सुनाओ। फिर उस इंसिडेंट के बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अभी तक समंदर में फंसे हुए थे और वहीं पर भटक रहे थे। अब क्योंकि भूख की वजह से उनका काफी बुरा हाल था, इसीलिए वो मजबूर होकर सरवाइव करने के लिए आपस में ही एक गेम खेलते हैं, जिस गेम में अगर कोई हार जाता था तो उसे मार दिया जाता था और बाद में वो सारे साथी मिलकर उसे खा लेते थे। फिर एक दिन वो कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने कजन को गन देकर कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो और मुझे मार डालो, लेकिन जॉर्ज का वो कजन उसे शूट करने की बजाय खुद को ही शूट कर लेता है और बाकी लोग उसे खा लेते हैं। फिर एक दिन उन्हें फिर से वही ग्रेट व्हेल दिखाई जाती है। तब ओवेन उस व्हेल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ओवेन उस व्हेल की आंख देख लेता है, इसीलिए ओवेन उस व्हेल पर अटैक नहीं करता और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर काफी दिन बाद एक शिप दिखाया जाता है और उस शिप के लोग जॉर्ज की बोट को देख लेते हैं, इसीलिए वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। और जब शिप का कैप्टन ये देखता है कि बोट में इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो वो काफी शॉक्ड रह जाता है। और वो बोट जिसमें ओवेन और थॉमस थे वो तो दूसरी बोट से अलग हो चुकी थी। ओवेन और थॉमस का काफी बुरा हाल था, वो मर रहे थे। लेकिन फिर तभी ओवेन की नजर एक शिप पर पड़ती है और वो हेल्प के लिए उस शिप को बुला लेते हैं और फिर इस खतरनाक सिचुएशन से वो बाहर आ जाते हैं। फाइनली उन लोगों को बचा लिया जाता है और कुछ दिनों बाद उन्हें उनके घर पर लाया जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग उन लोगों को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये तो कब से ही मर चुके होंगे। वहीं पर ओवेन की वाइफ भी उसके लिए वेट कर रही थी। ओवेन की वाइफ जल्दी से उसके पास आती है और वो दोनों मिलते हैं। फिर उसी दिन ओवेन और थॉमस मिलते हैं, जहाँ पर ओवेन थॉमस को निशानी के तौर पर अपनी व्हेल पिन दे देता है। इसके बाद कंपनी के लोग ओवेन और जॉर्ज को बुलाते हैं उनसे स्टोरी सुनने के लिए, जो उनके साथ समंदर में बीत चुका। अब क्योंकि उनकी बात पर बिलीव तो किया जाने वाला नहीं था, इसीलिए ओवेन वहाँ से जाने लगता है। ओवेन जाते जाते जॉर्ज को कहता है कि तुम अपने कैप्टन होने का फर्ज अदा कर दो, इन्हें सब कुछ सच सच बता दो। जहाँ पर जॉर्ज पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन फिर वो सारी बात सच बता देता है। लेकिन कंपनी के जो लोग होते हैं वो कोई मनगढ़ंत कोई झूठी कहानी ही बता देते हैं। इसके बाद हमें फिर से ओवेन दिखाया जाता है। अब क्योंकि ओवेन को अ काइंड ऑफ नई जिंदगी मिली थी, इसीलिए वो अपनी न्यू लाइफ का बड़े अच्छे से स्टार्ट लेता है और वादे के मुताबिक उसने उस आइलैंड पर अपने फ्रेंड के पास कोई बोट भी भेज दी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ओवेन
उनका फ्रेंड मर चुका था। और यहाँ पर थॉमस की कहानी कंप्लीट हो जाती है। कहानी सुना देने के बाद थॉमस उस राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे, जिस पर राइटर कहता है कि जी हाँ, लेकिन मैं स्टोरी को एक ऐसा मोड़ दूंगा जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होगी। इसके बाद हमें काफी महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस राइटर ने बुक लिख दी और वो काफी फेमस भी हो गया। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलीवर होता है और वो हमेशा ही हैप्पी मूड में रहा करता था, जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन गुलीवर किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो उस लड़के से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो जॉब से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन तभी वो ये जान पाता है कि वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया है। फिर गुलीवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ पर एक और लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है और गुलीवर उस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से भी मिलवाता है। वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलीवर उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलीवर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से कैसे बात करे। फिर गुलीवर और वो न्यू एम्प्लॉय दोनों एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तो वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट डे हम गुलीवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलीवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर वो न्यू एम्प्लॉय गुलीवर को ये भी कहता है कि तुम्हारी नेचर ही है जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली, इसीलिए तुम्हें अपने नेचर को चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नेचर की वजह से ही डार्सी भी अभी तक तुम में इंटरेस्टेड नहीं हुई। ये बातें सुनकर गुलीवर थोड़ा अपसेट हो जाता है और इसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में जाता है। वहाँ जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रैवलिंग का फॉर्म था। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलीवर कहता है कि यस, बहुत ज्यादा। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी घूम कर आया हूँ। ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है और वो गुलीवर को कहती है कि फिर तो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। लेकिन गुलीवर जब कुछ लिखने लगता है तब उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा होता कि उसे लिखना क्या चाहिए, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलीवर ने उसके साथ झूठ बोला था, जबकि वो तो कहीं पर भी नहीं गया था। लेकिन तभी वो अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल बनाता है, जिसे देखकर डार्सी काफी खुश होती है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। डार्सी उससे कहती है कि फिर तो तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल पर जाकर जरूर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे गुलीवर बरमूडा के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और उसे बोट चलाने की सारी इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंच जाओगे, और जब तुमने वापिस आना हो तो इस बटन को बैक घुमा देना। जिस पर गुलीवर कहता है कि ये काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दिखना इसे कितनी आसानी से कर दूंगा। इसके बाद गुलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। लेकिन तभी उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कुछ भी वो वहाँ पर देखता है वो देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी उसके चेस्ट पर खड़े हुए थे और उन लोगों ने गुलीवर को रस्सियों से बांधा हुआ था, और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं जिन्हें बोने लोग भी कहा जाता है। उन छोटे लोगों ने गुलीवर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलीवर को एक जॉइंट समझ रहे थे जो उन लोगों को मार देगा, उन्हें खा लेगा। वहाँ पर उन छोटे छोटे लोगों की एक पूरी आर्मी थी, वहीं पर उन छोटे लोगों की आर्मी का एक जनरल भी था। लेकिन तभी गुलीवर खुद को आजाद करने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं और तभी गुलीवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलीवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलीवर को खींचकर अपने किंग के पास ले जा रहे होते हैं। गुलीवर उनके किंग को कहता है कि ना तो मैं कोई जायंट हूँ और ना मैं कोई डीमन हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गुलीवर को अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलीवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहीं पर गुलीवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है और इस प्रिजनर का नाम होरेशियो होता है, लेकिन होरेशियो गुलीवर जैसा नहीं था, बल्कि वो इन लोगों जैसा छोटा ही था। गुलीवर होरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर होरेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए प्रिंसेस के फियांसे यानी जनरल ने मुझे यहाँ पर लाकर प्रिजनर बना दिया है। और इतनी ही देर में वहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलीवर उस जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर वो जनरल उससे पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, जिस पर गुलीवर कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। फिर एक दिन वो जनरल बैल की जगह गुलीवर को लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है।
लेकिन तभी उनकी किंगडम पर दुश्मन की किंगडम अटैक कर देती है और पूरे पैलेस में आग लगा दी जाती है। और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुलिवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में अब आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है। तब गुलिवर उनसे कहता है कि सुनो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आग मैं बुझा दूंगा। और फिर गुलिवर वहाँ पर लगी सारी आग बुझा देता है। इसी बीच वो जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलिवर से काफी खुश हो जाता है और वो उसे खाने पर इनवाइट करता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि होरेशियो को आजाद किया जाए। तब किंग गुलिवर की बात मान लेता है और होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। फिर गुलिवर किंग और उन सारे लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी किंग गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलिवर कहता है कि नहीं तो मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तभी वो सब लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये देखकर गुलिवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। तब किंग गुलिवर को कहता है कि बहुत जल्द हम लोग तुम्हारी वोट ढूंढ लेंगे। ये किंग गुलिवर के लिए एक काफी बड़ा घर बनवाता है ताकि गुलिवर वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर और होरेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। फिर गुलिवर जैसे जैसे होरेशियो को बताता है, होरेशियो सारी उसकी बातों को फॉलो करता है, जहाँ पर गुलिवर होरेशियो से वो सारी बेवकूफियों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद भी करता रहता है। मगर इसके बावजूद भी प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात को वो जनरल गुलिवर की बोट ढूंढ लेता है, क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलिवर को वहाँ से निकालना चाहता था। बोट में गुलिवर को अपना मोबाइल मिल जाता है, जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है और गुलिवर उसे सुनने लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलिवर को कहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से दुश्मन की किंगडम ने उनकी किंगडम पर अटैक कर दिया है। तभी होरेशियो गुलिवर को आकर बताता है कि हमारे किंग ने किंगडम का जनरल तुम्हें बना दिया है, इसीलिए अब तुम्हें ही हमारी किंगडम की हिफाजत करनी है। फिर गुलिवर दुश्मन की किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन गुलिवर की बात नहीं सुनते और पत्थरों से उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसका गुलिवर पर जरा भी असर नहीं होता। फिर गुलिवर उनकी बोट्स को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह गुलिवर उनकी किंगडम को बचा लेता है और अब वो जनरल गुलिवर से और ज्यादा जेलस होने लग गया था। फिर गुलिवर और बाकी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर गुलिवर को एक हीरो बना दिया जाता है और तो और उसे बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनने का सारा मेथड लिखा हुआ था। तब वो जनरल रोबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर जब उस रोबोट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और रोबोट उसे हवा में उछालकर फेंकने लगता है और सबको गुलिवर की रियलिटी पता चल जाती है और वो सबको बताता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो बड़ी बड़ी बातें की, वो सारी झूठ थी। फिर वो जनरल गुस्से में आकर गुलिवर को बांध कर कहीं पर भेज देता है। गुलिवर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच में आ गया है, मगर इस बार तो वो ऑपोजिट जगह पर आ गया था। पहले जहां पर वो छोटे लोगों में चला गया था और अब अपने से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहां पर एक बच्चे ने गुलिवर को खेलने वाले डॉल बना लिया था। और तभी गुलिवर वहां पर होरेशियो से मिलता है। होरेशियो से बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने उसके साथ साथ किंग को भी प्रिजनर बना लिया है और अब तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो और उन्हें छुड़ा सकते हो। और तब रात को ही गुलिवर डार्सी और किंग के पास पहुंच जाता है। अगले दिन गुलिवर और उस रोबोट के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो गुलिवर को काफी मारता है, लेकिन होरेशियो रोबोट की कुछ वायर्स को काट देता है। तब मौका मिलते ही गुलिवर उस रोबोट को मार डालता है और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए भी एग्री हो जाते हैं और डार्सी भी गुलिवर की गलतियों पर उसे माफ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी प्रिंसेस खुद को छुड़ाती है और वो जनरल को पंच मारती है, जिससे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। फिर डार्सी गुलिवर के पास जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी 8 बॉय मूवी को। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम पेल नॉर्मन होता है और वो ऑलमोस्ट 12 साल का होता है। पेल का स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद पेल स्कूल के टेरेस पर जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर बैठा एप्पल खा रहा होता है, लेकिन तभी पेल की नजर अपने एक फ्रेंड पर पड़ती है जिसे 2 लड़के परेशान कर रहे थे। तभी पेल उस एप्पल को ही उन लड़कों पर फेंक देता है और ऐसा करते ही वो फौरन छुप
जाता है, लेकिन वो दोनों शरारती लड़के पेल को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उसके दोस्त को छोड़कर पेल के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो खुद को छुपाने के लिए एक घर के गार्डन में चला जाता है। उन दोनों शरारती बच्चों को पेल कहीं पर नजर नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पेल भी अपने घर के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक आंट चढ़ गई है और वो आंट उसके गले पर पहुंचकर उसे काट लेती है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आती है तो वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। पेल देखता है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम अमेंडा है, जिसके फादर टीवी पर लाइव आ रहे हैं। इसके बाद पेल ब्रेकफास्ट करने लगता है, जहाँ उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। वो मिल्क बॉक्स उठाता है, लेकिन जैसे ही उसे वापस रखने लगता है तो वो मिल्क बॉक्स उसके हाथ से चिपक जाता है और जब वो उसे दूसरे हाथ से हटाने की कोशिश करता है तो वो उसके दूसरे हाथ से चिपक जाता है। फिर वो उसे छुड़ाने के लिए अपने फादर को बोलता है, लेकिन फिर जैसे ही वो अपना जूस का गिलास उठाता है तो वो भी टूट जाता है। फिर पेल अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाकर पेल अपने एक फ्रेंड से टकरा जाता है। फिर वो क्लास में जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बजाय खुलने के टूटकर उसके हाथों में ही आ जाता है। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि चीजें उसके हाथों से चिपक रही थी और वहीं पर पेल का फ्रेंड खड़ा हुआ ये सब कुछ देख पा रहा था, इसीलिए उसे पेल पर शक होने लगता है कि वो किसी पावर्स का मालिक है। फिर पेल स्पोर्ट्स की क्लास के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठा होता है। वहीं पर उसका फ्रेंड भी होता है जो उस पर नजर रख रहा था और तभी टीचर सबसे पहले पेल को बुलाता है और उन बच्चों को कोई न्यू गेम सिखाने के लिए वो पहला टेस्ट पेल के साथ ही करता है। जैसे ही टीचर पेल पर अटैक करता है तो पेल जाकर नीचे गिर जाता है। फिर टीचर उसे दोबारा से उठने को बोलता है और तब पेल एक बार फिर से गिर जाता है और अब तीसरी बार पेल फिर से रेडी हो जाता है। वहाँ पर सारे बच्चे उनको देख रहे होते हैं। टीचर एक बार फिर से पेल पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पेल एनर्जेटिक होकर मुकाबला करता है और वो हर बार टीचर के अटैक से बच जाता है और लास्ट में वो अपने टीचर पर सिर्फ एक बार हल्का सा अटैक करता है, जिससे उसका टीचर काफी दूर जाकर गिरता है। पेल को देखकर सारे काफी हैरान रह जाते हैं और ये देखकर पेल वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने घर के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है। पेल का फ्रेंड उससे क्वेश्चंस करता है उसकी पावर के बारे में, मगर पेल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब पेल का फ्रेंड उसे सुपर हीरोज की एक कॉमिक बुक देता है। पेल उस कॉमिक्स बुक को पढ़ता है और साथ साथ सुपर हीरोज के ड्रीम भी देखता है। फिर पेल स्कूल जाते ही सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मुझे एक आंट ने काट लिया था और उसके बाद से ही मैं ऐसा हो गया हूँ, यानी मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। ये बात सुनकर पेल का फ्रेंड उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर पेल को हर तरफ सुपर हीरोज के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा उसका घर काफी एडवांस था। पेल का फ्रेंड ये चेक करने की कोशिश करता है कि उसके पास किस किस्म की पावर है और वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके ये सब कुछ चेक कर रहा था। जैसे कभी वो पेल से बुक बैट करवाता है, कभी उसे हवा में फ्लाई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो उसे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम भी पहनाता है ताकि वो बिल्कुल सुपर हीरो ही लगे। और काफी नाम सोचने के बाद फाइनली पेल अपने लिए आर्ट बॉय नाम सिलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक चोर एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग गया है। पेल उस चोर के पास जाता है और उस पर्स को वापस करने के लिए बोलता है। चोर उसे नॉर्मल बच्चा समझता है और उसे सीरियस नहीं लेता, इसीलिए वो पेल को डराने की कोशिश करता है और पेल पीछे पीछे होने लगता है। लेकिन तभी वो चोर देखता है कि ये बच्चा तो दीवार पर चढ़ रहा है और यहाँ पर पेल को अपनी एक और पावर का पता चल जाता है और पेल उस चोर को पकड़ लेता है और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस चोर को पकड़ लेती है। तब ये सारी बात पेल अपनी फ्रेंड को भी बताता है और साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि मैं दीवार पर भी चढ़ पाया, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड को प्रैक्टिकल करके दिखाता है तब उसे नहीं हो पाता। पेल को अपनी पावर्स के साथ साथ अपने वीक पॉइंट का भी पता चल गया था और वो ये कि अगर वो ज्यादा देर तक मीठा नहीं खाएगा तो उसकी पावर्स कमजोर हो जाएगी। फिर पेल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों की हेल्प करने लग गया और देखते ही देखते वो आर्ट बॉय के नाम से फेमस हो गया और बच्चे भी आर्ट बॉय को फॉलो करने लगे। बच्चे आर्ट बॉय के फैन हो गए और उस जैसा दिखने के लिए सेम उसके जैसा ही कॉस्ट्यूम पहनने लगे। फिर एक दिन पेल की फ्रेंड अमेंडा जब अपने रूम में होती है तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। वो आदमी अमेंडा को किडनैप करके ले जाता है। यहाँ पर हम इस आदमी का नाम जान पाते हैं और इसका नाम फ्ली होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल की छत से लटका हुआ है, जिसे देखकर आर्ट बॉय उसे बचाने के लिए जाता है और जब आर्ट बॉय उसके पास पहुंचता है तो वो दिखता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक डॉल है जिसे वहाँ पर अमेंडा की सिस्टर ने रखा था आर्ट बॉय को वहाँ पर बुलाने के लिए, ताकि वो आर्ट बॉय की हेल्प लेकर अमेंडा को वापस ला सके। अमेंडा की सिस्टर आर्ट बॉय यानी पेल को बताती है कि कोई फ्ली नाम का आदमी मेरी सिस्टर अमेंडा को किडनैप करके ले गया है। वो आदमी काफी अजीब दिखता है और उसके कपड़े भी काफी अजीब थे और वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था क्योंकि वो उड़ पा रहा था। वो बताती है कि मेरे फादर एक वैक्सीन
रिसर्च कंपनी में काम करते हैं। उस आदमी ने हमसे $20 मिलियन की डिमांड की है और साथ में ये भी कहा है कि मेरे फादर वहाँ से जॉब भी छोड़ दें। तब आर्ट बॉय अमेंडा को छुड़वाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लोग पेल के फ्रेंड के घर पर आते हैं। अमेंडा की सिस्टर को वहाँ पर देखकर पेल का फ्रेंड उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसे यहाँ पर लाने की। फिर आर्ट बॉय अमेंडा को स्मेल करते हुए एक घर के पास पहुँच जाता है। उस जगह को देखकर पेल काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर उस आर्ट ने पेल को काट लिया था। इसके बाद एंट बॉय घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्लास बॉक्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स को कैद किया गया है। वहीं पर अमेंडा को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद करके रखा गया था। एंट बॉय अमेंडा को वहाँ से निकालने का सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्ली आ जाता है और फ्ली आर्ट बॉय को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद कर देता है। और यहाँ पर फ्ली आर्ट बॉय को एक बात बताता है। वो बताता है कि अमेंडा के फादर की कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय था जहाँ पर मैं एड्स पर रिसर्च करता था, लेकिन एक दिन फिर कंपनी ने मुझे बगैर कोई बात किए ही निकाल दिया और उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। और इसी दौरान टेंशन लेने की वजह से मेरी मदर की भी डेथ हो गई। वो कहता है कि तभी के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं अमेंडा के फादर से बदला लूंगा, क्योंकि अमेंडा के फादर ही उस कंपनी के ऑनर हैं। और तब से मैंने बहुत सारे इंसेक्ट्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी पावर्स को बढ़ा लिया है ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। और जिस एंट ने तुम्हें काटा था वो मेरी ही एंट थी जिस पर मैंने अपना आखिरी एक्सपेरिमेंट किया था, और उस आंट के काटने की वजह से ही आज तुम इन पावर्स के मालिक हो और ये हमारी आपस की लड़ाई है। इसीलिए तुम हमारे बीच में मत आओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये लोग तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स को पसंद करते हैं। यानी ये लोग पेल को नहीं बल्कि आंट बॉय को पसंद करते हैं, क्योंकि पेल एक कमजोर बच्चा है जबकि आंट बॉय पावर्स का मालिक है। ये बातें सुनकर पेल को अपना पास्ट याद आ जाता है और तब वो डिसाइड करता है कि वो आंट बॉय नहीं बल्कि पेल बनकर ही जिंदगी गुजारेगा। फिर एक दिन पेल अपनी क्लास में होता है। वहाँ पर फ्ली आ जाता है जो पेल के फ्रेंड को पकड़ लेता है। तब उसे बचाने के लिए पेल फिर से आर्ट बॉय बन जाता है। अब क्योंकि पेल ने काफी देर से मीठा नहीं खाया था तो इसीलिए वो कमजोर हो गया था, यानी उसकी पावर्स अब काम नहीं कर रही थी। फिर फ्ली पेल के फ्रेंड को लेकर उसके सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही पेल एक ड्रिंक पीता है तो उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। लेकिन तब तक फ्ली पेल के फ्रेंड को लेकर जा चुका था। तब आर्ट बॉय अपने फ्रेंड का मिरर इस्तेमाल करते हुए एक जंगल तक पहुंच जाता है जहां पर उसे अपना फ्रेंड एक ट्री के साथ बंधा हुआ मिलता है। और जैसे ही आर्ट बॉय उन रस्सियों से अपने फ्रेंड को आजाद करता है तभी वहां पर फ्ली आ जाता है और आर्ट बॉय और फ्ली की लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान पेल का फ्रेंड पुलिस को भी कॉल कर देता है। फिर वो लोग फ्ली के पीछे लगे एक पाइप को निकाल देते हैं जिससे खून बहने लगता है और फ्ली भी अब कमजोर होने लगता है, जहाँ पर आर्ट बॉय उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है। लेकिन फ्ली अब उठ नहीं पाता और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो फ्ली को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट करके ले जाया जाता है। इसके बाद पेल डिसाइड करता है कि वो आर्ट बॉय बनकर ही रहेगा और लोगों की हेल्प करेगा। और इसके साथ ही आर्ट बॉय मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैसी होता है, जो कि जंगल में भाग रही होती है। फिर वो वहाँ से निकलकर एक गैस स्टेशन पर जाती है। वो गैस स्टेशन वीरान और पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और वहाँ पर कैसी के अलावा और कोई भी नहीं था। कैसी वहाँ पर बची हुई सारी चीजें अपने बैग में डाल लेती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आदमी हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। कैसी जब उस आदमी के पास पहुँचती है तो वो दिखती है कि वो तो इंजर्ड है और उस आदमी के हाथ में गन भी है और कैसी के हाथ में भी गन होती है। इसीलिए वो दोनों अपनी अपनी गन्स एक दूसरे पर तान देते हैं। उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ जैकेट में छुपाया हुआ था जहाँ से कैसी को कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए कैसी को उस आदमी पर डाउट होता है, जिसकी वजह से कैसी डर जाती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस आदमी को शूट करके मार डालती है। बाद में कैसी देखती है कि वो आदमी अपना क्रॉस वाला नेकलेस छुपा रहा था। ये देखकर कैसी को बहुत दुख होता है और पछतावा भी कि उसने शक की बुनियाद पर एक बेकसूर इंसान को मार डाला। इसके बाद कैसी अपने पास में चली जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है, जहाँ पर हम कैसी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में थी और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, जहाँ पर कैसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है और वो अपनी बातों में अपने करीबी फ्रेंड बेन को डिस्कस कर रही होती है। कैसी उसके बाद अपने फ्रेंड बेन से बात भी करती है। अगले दिन स्कूल में कैसी को उसकी फ्रेंड एक वीडियो दिखाती है जो कि ब्लर होती है। इसके बाद कैसी घर आ जाती है और न्यूज देखती है टीवी पर, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एलियंस का स्पेसशिप जमीन पर आया है और उन्हें कोई और नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाले लोग ही ट्रेन कर रहे हैं और इंसानों ने इन एलियंस का नाम दी अदर्स रखा है। इसके बाद वो एलियंस यानी दी अदर्स अपनी फर्स्ट वेव रिलीज करते हैं
और वो एक रेडिएशन वेव थी जिसके रिलीज होते ही पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो गई, जहाँ पर गाड़ियां, मोबाइल्स और हर इलेक्ट्रिक चीज ने काम करना छोड़ दिया। और ये चेंजिंग देखकर लोग बहुत ज्यादा डर गए, इसीलिए उन्होंने ये जगह छोड़कर बड़े सिटीज की तरफ मूव कर लिया। फिर एक दिन कैसी और उसका भाई पानी भर रहे होते हैं कि तभी सेकंड वेव भी रिलीज हो जाती है, जिसमें उन एलियंस यानी दी अदर्स ने पूरी दुनिया के सिस्टम को चेंज कर दिया, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अर्थक्वेक और समुद्री तूफान। उस समुद्री तूफान से बचने के लिए कैसी अपने भाई को लेकर ट्री पर चढ़ जाती है, जिससे वो दोनों पानी में बहकर मरने से बच जाते हैं। लेकिन इस वजह से उनकी सिटी के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी तबाही होती है। इसके फौरन बाद दी अदर्स थर्ड वेव भी रिलीज कर देते हैं, जिसमें वो एक खतरनाक वायरस को रिलीज करते हैं और इस वायरस को बर्ड्स के जरिए पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है। इस वेव की वजह से कैसी की मदर की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। फिर कैसी का फादर अपने बच्चों को लेकर एक कैंप में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टेंट्स लगाए गए थे, क्योंकि जितने भी सर्वाइवर्स थे वो यहाँ पर आकर रह रहे थे। फिर एक रात कैसी के फादर उसे एक गन देते हैं, ये कहते हुए कि बेटा जब इसकी जरूरत पड़े तुम इसे यूज कर लेना, क्योंकि अब दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जो कि सेफ हो, हर जगह पर खतरा है। और फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और कर्नल अनाउंस करता है कि आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी आप लोगों को सेव करने के लिए आ गई है, क्योंकि हम आप लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाने वाले हैं जो कि बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले आर्मी अपने साथ बच्चों को ले जा रही होती है, लेकिन कैसी के भाई का बैग कैंप में ही रह जाता है, इसीलिए कैसी उसका बैग लेने कैंप में जाती है और वहीं पर ही रह जाती है। और यहाँ पर कैसी और उसका भाई अलग अलग हो जाते हैं। फिर उन सब बच्चों के जाने के बाद आर्मी वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करती है। आर्मी उन्हें बताती है कि फोर्थ वेव भी आ गई है, जिसमें दी अदर्स इंसानों को पोजेस कर रहे हैं, और पोजेस होने के बाद इंसान ही एक दूसरे को मार रहे हैं। वो कहते हैं कि बच्चों में तो काफी आसान है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन इंसान है और कौन दी अदर्स, लेकिन बड़े लोगों में ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन इंसान है और कौन दी अदर्स। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और आर्मी से मांग कर देते हैं कि हमें हमारे बच्चों से मिलवाया जाए। और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं वहाँ पर, लेकिन एंड पर आर्मी उन सारे सर्वाइवर्स को मार डालती है। कैसी भी ये सब कुछ देख लेती है, तब कैसी के फादर उसे कहते हैं कि बेटा यहाँ से भाग जाओ। और फिर जब आर्मी वहाँ से चली जाती है तब कैसी अपने फादर के पास आती है और अपने फादर को मरा हुआ देखकर कैसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और अब वो ये बात डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने भाई को तो बचा कर रहूंगी। तभी वो वहाँ से गन लेती है और आर्मी यूनिट की तरफ भागती है। चलते चलते वो उस गैस स्टेशन के पास आ जाती है जहाँ पर वो मूवी के स्टार्ट में भी गई थी। फिर आर्मी हर जगह से बच्चों को कलेक्ट करके एक सेफ जगह पर ले जा रही थी। वो लोग सारे बच्चों को एक एक टोकन देते हैं और बाद में उन बच्चों का चेकअप करने के लिए उन्हें अंदर भेजा जाता है। और तभी उन बच्चों में बारी आती है कैसी के फ्रेंड यानी बेन की। और जब बेन अंदर जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि दी अदर्स इंसानों का रूप लेकर इंसानों पर ही अटैक कर रहे हैं और इसीलिए आर्मी को उन सब बच्चों की जरूरत है ताकि वो दी अदर्स से लड़ने के लिए इन बच्चों को ट्रेन करें। ये सारी बातें बताकर डॉक्टर बेन के अंदर एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देती है और सेम ऐसा सारे बच्चों के साथ किया जाता है। हम कैसी को देखते हैं जो कि अपने सफर में होती है। फिर वो जंगल से निकलकर रोड पर आ जाती है जहाँ पर उसे कोई गोली मारकर इंजर्ड कर देता है, जिससे कैसी फौरन बेहोश हो जाती है। आर्मी यूनिट में हम देखते हैं कि आर्मी बच्चों को ट्रेन कर रही होती है फिफ्थ वेव से लड़ने के लिए। कैसी को वहाँ से इवान नाम का लड़का उठाकर अपने साथ ले जाता है जो कैसी को मेडिसिन वगैरह देता है। और उस लड़के को कैसी का नाम भी पता था, वो इसलिए क्योंकि वो कैसी की डायरी पढ़ चुका था। फिर कैसी उस लड़के यानी इवान से अपने गन के बारे में पूछती है, जिस पर इवान कहता है कि मैं तुम्हारी गन के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे पास नहीं है वो। इसके बाद कैसी इवान से आर्मी यूनिट का एड्रेस पूछती है और वो ये कहती है कि वहाँ मैंने जाना है अपने भाई को बचाने के लिए। आर्मी यूनिट में हम देखते हैं कि कैसी का भाई बेन के ही ग्रुप में होता है। वो सब लोग वहाँ पर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर एक लड़की को लेकर आती है और उस लड़की को बेन की टीम में शामिल कर देती है, क्योंकि वो लड़की एक काफी अच्छी शूटर थी। कैसी देखती है कि इवान काम में बिजी है, इसीलिए वो उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए इवान के रूम में जाती है और वहाँ पर कैसी को अपनी गन मिल जाती है और इस वजह से कैसी डर जाती है और फिर वो वहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी इवान आकर उसे पकड़ लेता है। कैसी को इवान पर डाउट होता है कि शायद ये मुझे मार देगा, लेकिन असल में वो कैसी को दी अदर से प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर इवान कैसी को घर ले आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गन इसीलिए छुपाई थी कि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे शूट करके न मार डालो। और वो ये भी कहता है कि शाम को मैं खुद तुम्हें आर्मी यूनिट ले जाऊंगा। फिर वो लोग आर्मी यूनिट के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इवान कैसी को ट्रेन भी करता है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कर्नल बेन को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आर्मी के साथ एक मिशन पर भेज रहा हूँ और वो बेन को एक हेलमेट भी दिखाता है और बताता है कि ये हेलमेट स्पेशल दी अदर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है और वो सारे लोग इस हेलमेट को पहनेंगे और जब दी अदर्स
इनके सामने आएंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगी। हम देखते हैं कि कैसी और इवान एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे, जबकि बेन को आर्मी के बजाय बच्चों की टीम के साथ भेज दिया जाता है मिशन के लिए। लेकिन बेन कैसी के भाई को वहीं पर छोड़ जाता है क्योंकि कैसी का भाई एज में काफी छोटा था। फिर वो लोग अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं और वो दिखते हैं कि दी अदर्स हेलमेट की मदद से सच में ग्रीन नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बच्चों और दी अदर्स की जबरदस्त फाइट होती है। इसी लड़ाई में एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। दी अदर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो शूटर एक बस को ब्लास्ट कर देती है, जबकि बाकी लोग एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। फिर वो शूटर जब अपनी टीम के पास पहुंचती है तो वो अपना ट्रैकर निकाल देती है, जिससे अचानक वो भी सबको ग्रीन नजर आ रही थी। ये देखकर बेन को सारी बात समझ आ जाती है और वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है। ट्रैकर निकालने पर वो भी सबको ग्रीन ही नजर आ रहा था और बेन यहाँ पर आर्मी की सारी चाल समझ चुका था। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारे लिए एक ट्रैप है जिसमें दी अदर्स हमें फंसाना चाह रहे हैं और फिफ्थ वेव कोई और नहीं बल्कि हम बच्चे हैं और हमारा इस्तेमाल दी अदर्स कर रहे हैं बचे हुए इंसानों को मारने के लिए। और इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को ही चुना क्योंकि बड़ों की निस्बत बच्चों को चेंज करना आसान है। बेन की ये बात सुनकर सारे लोग अपने अपने ट्रैकर्स रिमूव कर देते हैं और अब बेन को कैसी के भाई की फिक्र हो रही थी और वो सब बच्चों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और वो खुद को भी उस शूटर से शूट करवा लेता है ताकि आर्मी को उस पर शक ना हो और वो डिसाइड करता है कि वो कैसी के भाई को बचाने के लिए वापस जाएगा। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जहाँ पर दी अदर्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इवान कैसी को दी अदर्स से बचा लेता है और यहाँ पर कैसी को पता चल जाता है कि इवान कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी दी अदर्स में से एक है। और यहाँ पर इवान कैसी के सामने खुद को रिवील करता है। वो कैसी को बताता है कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि जब वो एलियंस यानी दी अदर जमीन पर आए हों। वो बताता है कि मुझ जैसे एलियंस पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं। इवान कहता है कि एलियंस का मानना ये है कि लव सिर्फ एक फीलिंग है और कुछ भी नहीं। वो कहता है कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई और यही वजह थी कि उसने अभी तक कैसी को नहीं मारा, उसे जिंदा रखा और मैं तुम्हें गैस स्टेशन से ही फॉलो कर रहा हूँ और फॉलो करने के साथ साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन कैसी उसकी एक नहीं सुनती और अकेली ही आगे बढ़ जाती है। जाते जाते इवान कैसी को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है और वो ये कि जो आर्मी यूनिट है वो भी असल में दी अदर्स का ही है, जो कि बच्चों को फिफ्थ वेव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर कैसे उस आर्मी यूनिट में पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर बेन भी आ जाता है। अब क्योंकि बेन सब कुछ समझ गया था और आर्मी को भी ये बात पता चल चुकी थी, इसीलिए बेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कैसे उस डॉक्टर को मार देती है और खुद उसका यूनिफॉर्म पहनकर अपने भाई को ढूंढने के लिए जाती है। बेन भी वहाँ से निकल कर कैसी के भाई को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे कैसी भी मिल जाती है और अब वो दोनों मिलकर कैसी के भाई के पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने इवान भी आ जाता है। इवान उसे बताता है कि 10 मिनट के बाद इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसीलिए तुम जल्दी से अपने भाई को ढूंढो और यहाँ से भाग जाओ। फिर कैसी और बेन मिलकर कैसी के भाई को ढूंढ लेते हैं और वो उस आर्मी यूनिट से बाहर आ जाते हैं, जबकि आर्मी बाकी बच्चों को अपने साथ ले जा रही होती है। और फिर जब सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी उन लोगों को बचाने के लिए बेन की टीम वहाँ पर आ जाती है। वो उन तीनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग न्यू स्टार्ट लेंगे और बाकी बच्चों को बचाएंगे आर्मी से और दी अदर से। और इसी के साथ तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम राया होता है और जिस जगह वो रहती है वो उसके पास्ट की कुछ स्टोरी बता रही है कि कुछ साल पहले ये लैंड काफी प्यारा हुआ करता था। ऐसे लगता था जैसे कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिल के रहा करते थे, सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे, इवन खेलते भी साथ थे। ड्रैगन्स के और इंसानों के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारे लैंड को किसी की नजर लग गई और यहाँ पे इविल स्पिरिट्स आ गई। उन इविल ने हमारे लैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया और वो जिसको भी टच करते थे वो पत्थर का बन जाता था। वो हमारे लैंड के पीस से खुश नहीं थे, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते गए, इवन ग्रीनरी भी, और सब लोगों को पत्थर बनाते गए। लेकिन जब इस सब कुछ हो रहा था तो एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो इनसे बच गया और उसके कुछ भाई भी थे। इनके अलावा बाकी सारे ड्रैगन्स और इंसान पत्थर बन चुके थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान किया कि हमारे पास जितने भी पावर्स हैं हम उसे एक जेम में यानी एक पत्थर में जमा कर देंगे। उसमें हमारा प्यार है, पीस है और केयर है और ये जरूर उन इविल स्पिरिट्स को मार डालेगी, खत्म कर देगी उनके मैजिक को। हम इसको यूज करके सब ड्रैगन्स को और सब इंसानों को पत्थर से हटाकर दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और उन सब भाइयों ने मिलकर एक पत्थर में यानी एक जेम में अपनी सारी पावर्स, अपना सारा प्यार डाल दिया। और फिर उसके बाद जब वो उन इंसानों के पास लाए जो कि पत्थर के बने हुए थे तो सरप्राइजिंगली वो इंसान भी ठीक होने लगे। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी कि उस पत्थर का उन ड्रैगन्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ड्रैगन्स पत्थर के ही बने रहे और नॉर्मल कभी भी ना हो सके। लेकिन जिस जेम में इन्होंने वो सारी चीजें डालकर उसको तैयार किया था उसके पीछे बाकी लोग पड़ गए और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम इस पर और काम करें और बाकी ड्रैगन्स को भी नॉर्मल किया जा सके। तो हमारे इस लैंड के 5 हिस्से हो गए जब लोगों में लड़ाइयाँ डल गयी। हमारा लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था, इसमें नदियाँ थी, बाग थे,
लोग मिलकर रहते थे, लेकिन सिर्फ उन्हें एक इविल की वजह से हमारा लैंड 5 अलग हिस्सों में डिवाइड होकर रेगिस्तान बन गया, एक डेजर्ट बन गया। और ये स्टोरी राया काफी सैड होकर सुना रही होती है कि उसके बाद से हमारे लैंड में सीसो के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा। अब राया भी इसी लैंड की एक छोटी बच्ची थी। उसके पास एक हेजहॉग जैसा छोटा सा क्यूट सा पेट था। राया को एडवेंचर्स करने का काफी शौक था और वो हर जगह अपने पेट को भी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रही होती है जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। वो उनको पार करके जिस जगह पर पहुँचती है वो जगह काफी ऊंची होती है और वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वही जेम पड़ा हुआ था जो कि सीसू और उसके साथियों ने वहाँ पर रखा था और उसके पीछे काफी ज्यादा लोग थे। वहाँ पर वो देखती है कि कोई आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है, उसको गार्ड कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि राया के फादर ही थे जो कि वहाँ के चीफ भी थे और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। यानी राया वहाँ के चीफ की बेटी हुई और वो भी सारे लोगों से बहुत प्यार किया करती थी। अब यहाँ पर राया के फादर उसे कहते हैं कि मेरी बेटी क्यों ना हम एक छोटी सी फाइट करते हैं, जिस जगह पर ये जेम है यहाँ पर कोई नहीं आ सका और अगर आज तुम इसके अंदर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बेटी काफी स्ट्रॉन्ग है और इस जेम को हासिल कर सकती है, तो क्यों ना हो जाए शुरू। और फिर हम देखते हैं कि राया उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है और उसके फादर उसे रोक रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही प्यारी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। राया को एडवेंचर्स करने का बचपन से ही शौक था, इसलिए वो यहाँ पे फाइट तो नहीं जीत पाती, लेकिन जिस सर्कल के अंदर वो जेम था वो सर्कल को टच कर लेती है, जिसकी वजह से उसके फादर काफी खुश होते हैं कि मेरी बेटी हर चीज कर सकती है। और वो उसे कहते हैं कि देखा, मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ही इस जेम को गार्ड करेगी, मुझे फख्र है तुम पे। उसके बाद राया के फादर अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि देखो बेटा, तुम जानती हो ना कि हमारा कुमांडरा लैंड कितना प्यारा था, लेकिन लोगों की लड़ाई की वजह से वो अलहदा हो गया और इस एक जेम के पीछे सब लोग हमसे दूर हो गए, तो हमें दोबारा से प्यार से उन सबको एक साथ करना है और अपना लैंड दोबारा से ठीक करना है। और इसके लिए तुम जानती हो मैंने आज क्या किया है, मैंने एक बहुत बड़ा डिनर रखा है जिसमें मैंने बाकी सारे लैंड के लोगों को भी बुलाया है और उम्मीद है कि सब लोग आप इसमें सुलह कर लें, तुम भी दुआ करना। अब हम देखते हैं कि डिनर स्टार्ट होता है और तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं। वहाँ पर बाकी लैंड के भी लोग आते हैं। इसी तरह किसी दूसरे लैंड की चीफ की भी बेटी होती है जिसकी एज बिल्कुल राया जितनी ही होती है। उन दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों मिलकर लैंड की बातें करने लगती हैं और फिर उसका मैप देखने लगती हैं। यहाँ पर हम पे ये रिवील होता है कि सीसू एक फीमेल होती है, यानी वो एक फीमेल ड्रैगन थी और वो काफी अरसे से किसी नदी के नीचे गहरी नींद सो रही थी। यानी जब सब ड्रैगन्स मारे गए तो उसने सोचा कि अब मेरा इंसानों में क्या काम है और वो इनकी लड़ाइयों की वजह से इनसे दूर चली गई। तो ये दोनों प्लान करती हैं कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे वापस लाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्रैगन थी। तो वो दूसरे चीफ की बेटी राया को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है और उन दोनों में अब काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। राया दिल की बहुत अच्छी होती है तो वो समझती है कि वो लड़की काफी अच्छी है। वो अपने फादर की मना करने के बावजूद भी उसे बता देती है कि जेम कहाँ पर है और अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही वो लड़की चेंज हो जाती है और वो बेचारी राया को धक्का दे देती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो जेम हासिल करना था। वो पूरी लड़की राया से कहती है कि बस तुम लोगों ने इस जेम का बहुत ख्याल रख लिया, अब ये हमारे ट्राइब के पास आएगा, जाहिर है हमारा भी इस जेम से कोई ना कोई लिंक है। और ये कहते ही वो पूरी लड़की आसमान की तरफ कोई ग्लोई चीज फेंकती है, यानी वो अपने लोगों को सिग्नल देके यहाँ पर बुला रही थी कि जेम यहाँ पर ही है। और ये इसका प्री प्लान था। देखते ही देखते उसके ट्राइब के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर जेम के लिए लड़ने लगते हैं। और जब वो एक दूसरे से जेम छीन रहे होते हैं तो वो जेम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। जब राया के फादर वहाँ पर आते हैं तो ये देख के काफी सैड होते हैं। और सबसे बुरी बात ये थी कि उस जेम के टूट जाने की वजह से वो इविल स्पिरिट्स दोबारा से जिंदा हो चुकी थी और उन पर अटैक करने वाली थी। अगर वो लोग जल्द कुछ ना करते तो वो उनको दोबारा से पत्थर में बदल देते और अब तो ये जेम भी टूट चुका था तो वो खुद को ठीक कैसे करते। तो राया के फादर जल्दी से जेम का एक टुकड़ा उठा के उन इविल के सामने करते हैं, जिसकी वजह से वो इविल उनसे दूर होने लगते हैं और कुछ टाइम के लिए वो अपनी बेटी को, अपने किंगडम को, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब वहाँ पर बाकी ट्राइब के भी जो लोग आए होते हैं वो भी एक एक पीस उठा लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने जरा ख्याल नहीं किया कि राया के फादर ने किस तरह से उन लोगों को डिनर पर प्यार से इनवाइट किया था, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग लड़ाई करने आए थे, उस जेम को लेने आए थे। जब राया के फादर उन इविल स्पिरिट से सबको बचा रहे थे तो उस दौरान वो काफी जख्मी हो गए थे। अब वो भी राया के साथ उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जख्मी होने की वजह से उनसे भागा ही नहीं जाता। तो वो वहाँ पर अपनी बेटी राया से कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। मैंने तो उस दिन ये जान लिया था कि मेरे बाद तुम इस जेम की हिफाजत करोगी। मैं यहाँ ही रुक रहा हूँ और आगे से तुम्हें इस जेम को और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ वो अपनी बेटी को उसी जेम के साथ उस रिवर में धक्का दे देते हैं और तभी वहाँ पर वो इविल स्पिरिट्स आती हैं जो राया के फादर को पत्थर का बना देती हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। तो
ये थी सारी पास्ट की बातें जो कि राया खुद बता रही थी। और अब राया बड़ी हो चुकी थी, 6 साल गुजर चुके थे और राया के फादर ने जो उसे कहा था उस पर काम कर रही थी, यानी जेम को प्रोटेक्ट भी कर रही थी और साथ साथ सीसो ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी, जो कि उसके मुताबिक किसी नदी के नीचे था। वो उसे इसलिए ढूंढ रही थी ताकि सबको दोबारा से ठीक किया जा सके और वो अपने फादर को भी पत्थर से दोबारा नॉर्मल इंसान बना सके। अब तो राया का पेट भी काफी बड़ा हो चुका था, उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था और वो हर जगह एक साथ जाया करते थे जैसे पहले जाया करते थे। अब फाइनली राया इतने अरसे के बाद उस नदी के किनारे पहुंच ही चुकी थी जहाँ पे उसे लगता था कि सीसू ड्रैगन है। वो कई ट्राइज करती है और फाइनली वो सीसू को जिंदा कर देती है। वो आती है और सीसू से प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तुम जिंदा हो ही चुकी हो तो मेरी सारी बातें सुनो, मैं काफी परेशान हूँ और तुमने मेरा साथ देना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसू बहुत ही ज्यादा क्यूट ड्रैगन होती है और जैसे ही वो जेम को देखती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि तो वही जेम है जो कि हमने बनाया। वो ग्लो करने लगती है ब्लू लाइट में। तो राया कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इसको दोबारा से बनाएं ताकि मैं अपने फादर को ठीक कर सकूं। 6 साल हो चुके हैं, वो पत्थर के बने हुए हैं। तो साथ ही सीसू इनोसेंट एक्ट करने लगती है और कहती है कि इसे तो मेरे भाइयों ने बनाया था और मैं काफी छोटी थी और मैंने तो उनके साथ मिलकर उन एविल से सिर्फ लड़ाई की थी। तो सीसू कहती है लेकिन एक हाल जरूर है, अगर मुझे इस जेम के सारे पार्ट्स मिल जाएं तो मैं इसे जोड़ सकती हूँ और फिर उसके बाद से तुम्हारे फादर को और किंगडम को ठीक भी कर सकती हूँ। सीसू हमें दिल की बहुत साफ ड्रैगन लग रही होती है। वो कहती है कि जेम के हर पीस में कोई ना कोई पावर छुपी हुई है और एक मजे की बात बताऊं कि वो टच करते ही वो सारी पावर्स मुझ में आ जाएंगी। अब वो कहते हैं कि हम मिलके उन जेम के पीसेस को ढूंढेंगे और उन्हें एक साथ मिला देंगे। अब वो तीनों यानी सीसू ड्रैगन, राया और उसका पेट उस जेम की तलाश में निकल पड़ते हैं, यानी उस जेम को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो जाते हैं कॉर्नर वाले ट्राइब में जहाँ पर उन लोगों ने काफी ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए थे। अब राया क्योंकि एडवेंचरस थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो उन ट्रैप्स को पार कर लेती है और यहाँ पर बड़ी आसानी से वो जेम का पीस उठा लेती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जेम से जो पावर सीसू को मिली थी वो ये था कि वो किसी भी फॉर्म में बदल सकती थी, जिसे पाकर वो खुद भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो पर्पल बालों वाली एक क्यूट सी लड़की बन जाती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन इस बात की खबर जब दूसरे लैंड को होती है तो वही बुरी लड़की जिसने बचपन में राया को धोखा दिया था वहाँ पर अपनी कुछ आर्मी के साथ आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन राया और सीसू वहाँ से भाग जाती हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसकी एक छोटी सी बोट थी। वो बहुत ही प्यार से इन दोनों से कहता है कि आप मेरी बोट में आ जाएं। लेकिन राया सीसू ड्रैगन से कहती है कि कभी भी किसी पर ट्रस्ट मत करना। लेकिन वो लोग देखते हैं कि बोट काफी आहिस्ता चल रही होती है। तो सीसू ड्रैगन जो कि स्विम कर सकती थी पानी में जाती है और दोबारा से ड्रैगन में बदलकर उस बोट को धक्का देने लगती है, जिससे वो बोट तेजी से चलने लगती है। वो छोटा बच्चा उन दोनों से कहता है कि उन एविल्स ने मेरी फैमिली को भी पत्थर का बना दिया और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अपना सफर एक साथ बातें करके गुजारते हैं। अब वो लोग पहुंच चुके थे तीसरे ट्राइब में यानी लैंड के तीसरे हिस्से में। राया सीसू से कहती है कि तुम बोट में ही रहो, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसके पास 3 छोटे छोटे मंकीज थे। वो बंदर उसके जेम्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन राया उनका पीछा करती है और अपने जेम्स वापस हासिल कर लेती है। राया उन तीनों को पकड़ तो लेती है, साथ ही साथ उस छोटी बच्ची को भी, और फिर उनसे कहती है कि तुम लोग काफी चालाक लग रहे हो, काफी फुर्तीले भी हो, तो क्या मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? इसके बदले में मैं तुम लोगों को काफी फ्रूट्स दूंगी और पैसे भी दूंगी। तो वो छोटी बच्ची बताती है कि मेरे पेरेंट्स को भी उन एविल ने पत्थर का बना दिया, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं करने को, तो मैं आपका साथ दूंगी। फिर वो लोग एक टीम बन जाते हैं। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि सीसू ड्रैगन वहाँ पर पहुंच जाती है और लोगों से चीजें लेने लगती है क्योंकि उसने ये सारी चीजें देखी ही नहीं थी कभी पहले। लोग उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और सीसू के मुंह से ये निकल जाता है कि हम यहाँ पर जेम लेने आए हैं। तो वो बूढ़ी औरत उसे अपनी बातों में लगाकर अपने साथ ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम का एक पीस इस बूढ़ी औरत के पास भी होता है। वो सीसू से कहती है कि मुझे जेम लौटा दो वरना मैं उन इविल स्पिरिट्स को यहाँ पर बुला लूंगी और वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर राया आ जाती है, वो सीसू को बचाती है और उस बूढ़ी औरत से वो जेम ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग किसी और ट्राइब में जाते हैं पत्थर का चौथा हिस्सा लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाते ही उन्हें एक आदमी पकड़ लेता है जो कि वहाँ का सबसे अच्छा वॉरियर था। और तभी वहाँ पर वो बुरी लड़की भी पहुंच जाती है जिसने राया को बचपन में पेंडेंट दिया था और जो धोखेबाज थी। वो उन पर अपने सोल्जर्स के साथ फिर से अटैक करने लगती है, लेकिन अब की बार राया भी उससे बराबर लड़ रही होती है। लेकिन जब सीसू ये देखती है तो वो फौरन से ड्रैगन में बदल जाती है और अपने मुंह से स्मोक निकालने लगती है, जिसकी वजह से राया की जान बच जाती है। लेकिन अब सबको पता चल चुका था कि सीसू एक ड्रैगन है। जब वॉरियर ये देखता है कि ये तो वही अच्छा ड्रैगन है जिसने कभी आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो
तो वो उससे इम्प्रेस होके उसे वो चौथा पीस भी दे देता है जेम का और उसे कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीसू के पास ये पावर भी आ चुकी थी कि वो अब बारिश कर सकती थी। और अब जो आखिरी ट्राइब बच गया था जहाँ से उन्होंने जेम का आखिरी टुकड़ा लेना था, वो किसी और का नहीं बल्कि उसी बदतमीज लड़की का था जिसने राया को धोखा दिया था। तो सीसू से आइडिया देती है कि देखो ऐसे क्या पता हमें वो जेम का टुकड़ा ना मिल पाए, क्योंकि वो लड़की काफी तेज है, तो क्यों ना हम उसे सुलह कर लें, उससे मिलकर वो जेम का टुकड़ा ले लें, क्योंकि बाकी 4 टुकड़े तो हमारे पास ही हैं। हम उसे कहेंगे कि ये हमें लौटा दो और हम इसे मिलाकर अपने किंगडम को अच्छा बना लेंगे। लेकिन राया सीसू से कहती है हरगिज़ नहीं। सीसू राया से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा और क्या पता तुम्हारे ट्रस्ट करने की वजह से सब ठीक हो सके। तुम तो एक अच्छे इंसान की बेटी हो ना। फिर सीसू उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स पत्थर बन चुके थे। वो उसे अपने भाई भी दिखाती है और कहती है कि देखो ये तीनों मेरे भाई थे, लेकिन पत्थर बनने से पहले इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ये जेम दिया, और इसी के बाद ही तो मैं इस काबिल हुई कि मैंने उन एविल स्पिरिट्स को हरा दिया। और देखो तुम्हारे फादर ने भी तो तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें ये जेम दिया था ना। सीसू की बातों का राया पे काफी असर होता है और वो मान जाती है उस लड़की से दोस्ती करने के लिए। फिर वो उस छोटी बच्ची को और उसके मंकीज को एक लेटर देती है और साथ वही पेंडेंट देती है जो उस लड़की ने उसे बचपन में दिया था। उस लेटर में सुलह की बात लिखी होती है, यानी कि दोस्ती कर लेते हैं हम। और जब वो लड़की ये लेटर पढ़ती है तो वो उसे उस जेम के साथ मिलने आती है, लेकिन वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही होती कि क्या ये जेम का टुकड़ा मैं इसे दे दूं या नहीं। लेकिन वो लड़की वो जेम का टुकड़ा नीचे बड़े पत्थर पर रखती है और अपनी एरो गन उठाती है। उसे लग रहा होता है कि इनकी कोई साजिश हो सकती है और ये सीसू ड्रैगन उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन सीसू उसके पास आता है उसे काम डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उस लड़की से गलती हो जाती है, वो अपनी एरो गन से एक एरो उस सीसू ड्रैगन पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से सीसू नीचे नदी में गिर जाती है। जब वो लड़की नोटिस करती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो इविल स्पिरिट्स अब वापस आने लगी थी। सीसू पानी का ड्रैगन था और उसी की वजह से इस लैंड में पानी बाकी बचा था, वरना हर तरफ डेजर्ट बन चुका था। पानी खत्म होने लगता है और इस लैंड की बाउंड्री से वो इविल स्पिरिट्स आने लगती हैं। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और अब राया भी काफी ज्यादा वरिड होती है। जब राया को ये फील होता है कि सीसू अब मर चुकी है और उसके पास और कोई नहीं रहा, तो वो गुस्से में उस लड़की से लड़ाई करने जाती है। उन दोनों में काफी फाइटिंग होती है, दोनों एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राया का पेट, वो छोटा बच्चा और वो वॉरियर जेम का एक पीस लिए हुए सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अंदर कैसल में राया की और उस लड़की की काफी लड़ाई हो रही होती है और राया उस लड़की को मारने वाली होती है कि उसकी नजर बाहर पड़ती है। वो देखती है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है, हर तरफ इविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया है। राया फौरन से बाहर जाती है अपने लोगों को पत्थर से बचाने के लिए, और अंदर हम देखते हैं कि उस लड़की की मदर को भी वो इविल स्पिरिट्स पत्थर का बना देती हैं। तो तब उसे एहसास होता है कि हम किंगडम एक ही थे, हमारा अगर कोई दुश्मन था तो वो एक ही, ये इविल स्पिरिट्स। उसे काफी दुख होता है कि काश मैं अगर पहले समझ जाती तो मेरी मदर भी पत्थर की न बनती। जब उस पे खुद ये बीतती है तो वो खुद भी राया का साथ देने लगती है और फिर बाहर जाकर उसी जेम के पीछे लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है। यहाँ पर राया को अचानक से याद आता है कि जब इन इविल स्पिरिट्स का हमला बढ़ गया था तो उन सारे ड्रैगन्स ने इस जेम में अपना अपना प्यार डाला, अपना ट्रस्ट डाला था, तो हमें ऐसा ही करना होगा। वो अपने सब साथियों से कहती है कि पत्थर का हर टुकड़ा यानी इस जेम का हर पीस दूसरे किंगडम की इस लड़की को दे दो। लेकिन सारे कहते हैं कि नहीं, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो राया कहती है कि हमें करना होगा, और इसी के साथ वो अपने जेम का टुकड़ा उस लड़की को पकड़ा देती है और उससे कहती है कि सब टुकड़ों को मिला के तुम्हें इन एविल स्पिरिट्स को हराना होगा। उसके साथी नहीं मानते और वो टुकड़ा नहीं देते, और इसी दौरान बेचारी राया खुद पत्थर की बन जाती है। जब सब लोग ये देखते हैं कि राया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्हें बचाने की कोशिश की है, तो वो सब राया की बात मानकर उस लड़की पर ट्रस्ट करके उसे पत्थर पकड़ा देते हैं, यानी वो जेम पकड़ा देते हैं। वो लड़की जेम का हर हिस्सा जोड़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान एविल स्पिरिट्स उन सबको पत्थर का बनाती रहती हैं। जैसे ही वो जेम कंप्लीट हो जाता है, उसके 5 हिस्से आप इसमें जुड़ जाते हैं, तो उस लड़की को भी एविल स्पिरिट्स पत्थर का बना देती हैं, और फिर उसके जुड़ते ही कुछ ही देर बाद वो जेम चमकने लगता है। वो जेम काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है और उसमें से कोई एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी उन सब एविल स्पिरिट्स को मार देती है, और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सारे पत्थर के लोग ठीक होने लगते हैं। और मजे की बात ये थी कि इसकी वजह से ड्रैगन्स भी जिंदा हो गए थे। बारिश होने की वजह से और ड्रैगन्स के वापस आने की वजह से नदियां भी भरने लगती हैं, रिवर में भी पानी आ जाता है और सब ड्रैगन्स यहाँ डांस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन्स और इंसान आपस में मिलते हैं, और जिन जिन की फैमिलीज पत्थर की बन चुकी थी वो लोग भी अपनी फैमिली से एक हग करते हैं। सारे काफी खुश हो जाते हैं, और फिर राया भी अपने फादर से मिलने जाती है। राया के फादर उसे इतना बड़ा देख के काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर प्राउड होता है। और तभी वहाँ पर सीजो भी आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि चीफ,
मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। उसके पीछे से बाकी ट्राइब के लोग भी वहाँ पर आ रहे होते हैं, जिन्हें चीफ और राया ने काफी इम्प्रेस किया था। वो उनसे सुलह करने आए थे और यहाँ हम देखते हैं कि वो जेम भी एक साथ हो गया था और ये सारे किंगडम के लोग भी। चीफ और राया और सीजू को हम कैसे भूल सकते हैं, वो लोग काफी खुश थे। यानी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, प्यार करने से सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। और अगर हम साथ हैं तभी एक पावर है। अलहदा हम कुछ तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफी उदास रहने लगा था तो अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वो काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था तो उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ना पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश था और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये जंप्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ कि बाहर से एक विच इसको देख रही होती है। उस विच की नजरें काफी अजीब थीं। तो इसी के साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत भी काफी खराब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती हैं कि आओ बेटा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विश थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विश थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंडमदर फ्री हो जाती है और वो सैम को आवाज देती हैं। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जान, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। वो जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उसके पास ना एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे कहती हैं कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज ना लेके खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो उससे क्यों चीज लेके खानी, वो जरूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूं कह लो कि विच की हेड थी वो। तो मैं अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली गई और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैन में बदल गई। यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था, या हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें कोई चीज हो। तो इस वजह से मैं तो बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ। और आप भी आइंदा इनसे कोई चीज मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसी कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंडमदर उसे कहती हैं कि बेटा हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नजर में आ चुका है। और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। उनके घर के थोड़ा आगे ही करके एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उन ग्रैंड माँ का एक कजन शेफ हेड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाती हैं क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन है, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे क्योंकि हमारे नजदीक बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज हैं और वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया पे होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विचेस कैसी दिखती हैं? तो उसकी दादी कहती हैं कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसीलिए तो मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो विक्स लगाती हैं या बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं। और ये बातें सुन के सैम काफी डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था तो वो अपने पेट माउस को लेके एक होल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देख के डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। उन सबसे बड़ी विच को खुशबू आने लगती है उसकी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस चेयर पे बैठ चुकी थी और उनके सामने थी वो
वो सबसे बड़ी विच वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये मैजिकल पोशन है, अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी, उसका ये इफेक्ट होगा। वो उसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और इस दौरान उसकी नाक और उसकी शक्ल काफी गंदी और काफी फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी तो वो स्टेज को उठा कर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उसे खाने पीने का काफी शौक था तो विचेस से देख के काफी खुश होती हैं कि हम इसे इजीली ट्रैप कर सकती हैं और वो उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर एक छोटे चूहे में बदल जाता है। अब उस चूहे को देख के विचेस खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी हील्स के नीचे देखकर मारने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उसके कान में उस पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। तो उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उनको बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया दादी जान। तो इनकी दादी कहती है कि ऐसे की तैसे इन विचेस की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर पता लूंगी। अब सैम अपनी दादी जान को बताता है कि एक मजे की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और नीचे भेजूंगी, तुम उसका वो पोर्शन चुरा के ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती हैं। दादी जान उस सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बिठा देती हैं और फिर नीचे करने लगती हैं। सैम काफी डर रहा होता है उस विच से, लेकिन वो विच तब वहां पर नहीं होती तो सैम फौरन से वो पोर्शन उठा के सॉक्स में दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी जान वो सॉक्स खींच ही रही होती हैं कि विच ये देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम के ग्रैंड मदर कहती हैं कि छोड़ दें, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और मुझसे नीचे गिर गई, इसलिए मैं सिर्फ इसे ऊपर वापस खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है और अगर वो ये देख लेती तो वो बेचारे सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर होटल मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोशन आ चुका था, वो उसे प्लेट में डालती हैं और उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती हैं। लेकिन ये क्या, उस पोशन का तो कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को वापस इंसान की शक्ल में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम यही पोशन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। तो दादी जान कहती हैं वाह बच्चों क्या आइडिया दिया है, और फिर वो उन तीनों चूहों को और उस पोशन को अपने बैग में लेकर उस किचन में जाती हैं जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है और वो पोशन उसमें डाल देती हैं। तो ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी जान को और वो कहता है कि चूहे आपके हैं, आपको किचन में तो नहीं लाने चाहिए ना अगर आपके पेट हैं। ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। दादी ने उन चूहों को अपने बैग में कॉर्नर में छुपाया होता है। तो मैनेजर जब उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि लेडी हौसला रखें, क्या हो गया, आप डिनर कर ले मेरी तरफ से और मैं सॉरी करता हूँ आपसे। तो दादी जान यहाँ पे अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन विचेस के डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था और ये तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सिर्फ सूप पी के खुद ही चूही बन जाएंगी। जैसे ही विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देख के दादी बहुत खुश हो रही होती हैं और मुझे भी देख के काफी मजा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर ये हुई थी कि उस ग्रैंड विच ने यानी सबसे बड़ी विच ने वो सूप अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी के साथ उसकी फिंगर्स उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से पोशन उसके मुंह में डाल देते हैं और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा, और वो सारे इसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती हैं और क्या पता कि वो बिल्ली अटैक करके उस चूहे को मार दे या खा जाए। अब दादी जान काफी खुश होती हैं, उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती हैं क्योंकि उन्हें अब विचेस का कोई खतरा नहीं था।
वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी और जब यहाँ पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि भाई इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि इनसे जान छूटी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं और तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे, भागते दौड़ते थे और दादी जान भी उन्हें देख देख के खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कहानी के शुरू में हमें एक ट्रक एक डेजर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। उस ट्रक में मैक्सिकन्स के कुछ लोग होते हैं। उन सब की अपनी अपनी लाइफ, अपने अपने ड्रीम्स थे। उन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मोइसेस। मोइसेस के हाथ में उसके बेटे का एक टेडी बियर था जो कि कभी भी बचने लगता था, लेकिन मोइसेस ये नहीं जानता था कि उस टेडी बियर को बंद कैसे किया जाए। तब उसके साथ बैठा आदमी उसे कहता है कि इसके पेट को प्रेस करो, फिर ये बंद हो जाएगा। मोइसेस ऐसा ही करता है, वो उस टेडी बियर के पेट को प्रेस करता है और वो बंद हो जाता है। ये सब मैक्सिकन्स इलीगली बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते थे, जहाँ पर वो जाकर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बॉर्डर तक पहुँचने से पहले ही उनका ट्रक खराब हो जाता है। तब ड्राइवर उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई ट्रक रिपेयर कर सकता है, कोई मैकेनिक है यहाँ पर मोइसेस अपना हैंड रेज करता है कि जी हाँ मैं हूँ मैकेनिक। फिर मोइसेस ट्रक चेक करने लगता है। मोइसेस कहता है कि इस ट्रक का इंजन खराब हो गया है, तो इसीलिए हम इस ट्रक को ठीक नहीं कर सकते। सब पैसेंजर्स के पास पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसीलिए सब पैसेंजर्स अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल ही चल पड़ते हैं। वहाँ पर रेजर वायर्स लगी थी, ये सब उन वायर्स को क्रॉस करके अमेरिका में एंटर हो जाते हैं फाइनल। दूसरी तरफ उसी एरिया में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा था। उसका नाम होता है सैम। सैम के साथ उसका एक डॉग भी होता है और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। सैम वहाँ पर लंच के लिए खरगोश का शिकार करने आया था, इसीलिए वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सब मैक्सिकन्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो इलीगली यहाँ पर आए हैं। उस पूरे डेजर्ट में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए थोड़ी ही देर के बाद उन लोगों को प्यास लगने लगती है। जब ये लोग थक जाते हैं तो एक जगह बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर ये सब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें सैम दिखाया जाता है जिसे एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर सैम से पूछता है कि क्या आप रास्ता भूल गए हैं, जिस पर सैम बोलता है कि नहीं तो मैं तो यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि खरगोश का शिकार करने के लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए। सैम पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैंने एक न्यूज सुनी है कि मैक्सिकन्स इलीगली अमेरिका में इस रास्ते से एंटर होते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और सैम भी खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे किसी जगह पर एक रुमाल मिलता है। उस रुमाल को वो अपने डॉग को स्मेल करवाता है और अपने डॉग को कहता है हरी अप फाइंड। ये सुनकर वो डॉग उस तरफ भागता है जहाँ मैक्सिकन्स बॉर्डर पार करके अमेरिका में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो रुमाल किसी एक पैसेंजर का था। सैम भी अपने डॉग के पीछे पीछे जाता है। वो दिखता है कि कुछ मैक्सिकन्स इलीगली अमेरिका में आ चुके हैं। वो सारे पैसेंजर्स पूरे नहीं थे, बल्कि 5 कहीं पर छूट गए थे, जो इन लोगों को आवाज भी लगाते हैं और रुकने का भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग नहीं रुकते क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह पर खतरा है। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता था वो वहाँ से निकलना चाहते थे। जो 5 मैक्सिकन्स छूट गए होते हैं वो सैम को देख लेते हैं। वो सैम को देखकर चुप जाते हैं कि ये तो अमेरिकन है। वो सैम को अपनी गाड़ी से गन निकालते हुए देखते हैं। सैम एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो किसी एक को निशाना बनाता था और उसे मार डालता था। जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सबको शूट करके मार डालता है। हालांकि वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग भी रहे होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े डेजर्ट में अकेले थे और भागकर जाते भी तो कहाँ जाते। सैम ने एक ही झटके में सबको मार डाला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल है, वो पागल है। इवन उसका मेंटल बैलेंस खराब है, तभी तो उसने ऐसा कर दिया, इतने सारे लोगों को मार डाला। उन सबको मारने के बाद वो काफी सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने को बोलता है, क्योंकि अब वो वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन डॉग गाड़ी में नहीं बैठ रहा होता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो पहाड़ों पर देखकर भौंक रहा होता है। ये देखकर सैम समझ जाता है कि सब मैक्सिकन्स नहीं मरे, बल्कि अभी कुछ और बाकी हैं जो उन्हीं लोगों के साथी हैं और यहाँ पर छुपे हुए हैं। वो अपनी गन की दूरबीन से चेक करता है और उसे वहाँ पर वाकई कोई लोग नजर आते हैं। जहाँ पर उसे वो लोग नजर आए थे वो उसी तरफ बढ़ता है, उनका पीछा करता है। सबसे पहले वो अपने कुत्ते को उनके पीछे भेजता है। उन 5 को जब रियलाइज होता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो वो भी भागने लगते हैं, लेकिन उन 5 में से वो कुत्ता एक को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही मार डालता है। उसे मारने के बाद वो बाकी चारों सर्वाइवर्स के पीछे जाता है, मगर इससे पहले कि वो डॉग उन तक
पहुंच पाता, सब सर्वाइवर्स एक ट्री का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, इसीलिए डॉग उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इतनी ही देर में सैम भी वहां पर पहुंच जाता है। वो अपनी गन समेत ऊपर चढ़ जाता है। चारों सर्वाइवर्स खुद को सेव करने के लिए भाग रहे होते हैं, जबकि वो डॉग किसी दूसरे रास्ते से उनका पीछा करता है। फिर वो चारों सर्वाइवर्स एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आगे खाई थी। खाई के उस तरफ एक बड़ा पत्थर था, यानी उन्हें जंप करके इस पत्थर से उस पर जाना था, इसीलिए वो एक एक करके कूदने लगते हैं। लेकिन चारों में से जो लास्ट होता है वो डर जाता है, वो नहीं जा पा रहा था। लेकिन पीछे उसके लिए मौत थी, क्योंकि अगर वो नहीं कूदेगा तो वो कुत्ता आकर पीछे से उसे मार डालेगा। इसीलिए बड़ा हौसला करके वो कूद पड़ता है, लेकिन वो सही से नहीं कूद पाता और नीचे गिरने वाला हो जाता है। लेकिन उसे गिरने से पहले ही मोइसेस वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। मोइसेस उसे ऊपर खींचने की काफी कोशिश करता है और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है, जो ये सब कुछ देख रहा होता है। सैम अपनी गन से उन पर निशाना लगाता है। जो लड़का होता है वो उसे गोली मार देता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो मोइसेस पर भी फायरिंग करता है, लेकिन मोइसेस को एक भी गोली नहीं लगती, बल्कि वो बच जाता है। मोइसेस अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सैम और उसका डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो अभी भी उनका पीछे कर रहे होते हैं। जो डॉग होता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है और वो सैम की हर बात मानता था, इसीलिए जहाँ पर भी वो लोग जाते थे उस डॉग को पता चल जाता था कि वो लोग वहाँ पर गए हैं। वो खुद भी वहाँ पर जाता था और सैम को भी लेकर जाता था। तीनों सर्वाइवर्स पत्थरों को पकड़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि सैम और उसका डॉग भी पत्थरों के सहारे उनका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर सैम उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो तीनों होते हैं, लेकिन सैम उन तीनों में से सिर्फ एक को ही देख पाता है। जैसे ही सैम उस आदमी पर गोली चलाने लगता है वो खुद ही नीचे गिर जाता है और नीचे सैम का डॉग होता है। वो डॉग उस आदमी पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है। सैम उस आदमी को शूट करके मार डालता है। अब सिर्फ दो सर्वाइवर्स रह गए थे जो कि वहीं पर छुपे हुए थे, एक मोइसेस और उसके साथ एक लड़की होती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। यही वजह होती है कि सैम उन्हें देख नहीं पाता। और तभी मोइसेस के बेटे का वो टेडी बियर बचने लगता है। मोइसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकाल कर बंद कर देता है। सैम और डॉग को पूरा शक हो जाता है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। मोइसेस के साथ जो लड़की होती है उसका नाम होता है एडला। मोइसेस और एडला दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रात ऑलमोस्ट होने वाली थी, इसीलिए दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। एडला मोइसेस को बताती है कि मैं कभी भी अपने कंट्री को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स समझते थे कि मेरा कंट्री मेरे लिए सेफ नहीं है। वो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अमेरिका चली जाऊं, इसीलिए उन्होंने एक आदमी के साथ मुझे अमेरिका के लिए भेज दिया। वो कहती है कि जिस आदमी के साथ मैं आई थी वो भी मर चुका है। मोइसेस उसे बताता है कि मेरी फैमिली तो अमेरिका में रहती है, जो कि आज भी मेरे लिए वेट कर रही है। वो बताता है कि हम अमेरिका में इलीगली रहते थे बेसिकली। फिर एक दिन किसी की गाड़ी की एक हेडलाइट मुझसे टूट गई, जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फिर डिसाइड हुआ कि मुझे मैक्सिकन के लॉकअप में भेजा जाएगा। और जब मुझे भेजा जा रहा था तो मेरा छोटा बेटा मुझसे मिलने आया। जो टेडी बियर उसके हाथ में था वो उसी वक्त उसके छोटे बेटे ने उसे दिया था। मैंने प्रॉमिस किया था अपने बेटे से कि मैं वापस आऊंगा और ये टेडी बियर उसे वापस दे दूंगा। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ और अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस देना चाहता हूँ। फिर हम सैम को देखते हैं, जो कि रात गुजारने के लिए उस डेजर्ट में आग लगाकर बैठा हुआ था। दिन में उस डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए सैम डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब सैम वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है तब एडला उसे देख लेती है और इस बारे में वो मोइसेस को बताती है कि जिस आदमी ने हमारे सारे साथियों को मार डाला वो यहीं पर ही है। सैम बस वहाँ से निकलने ही वाला होता है। उसका डॉग सो रहा होता है और अचानक से वो उठ भी जाता है। वो डॉग उस तरफ भागने लगता है जहाँ पर मोइसेस और एडला थे। सैम भी अपनी गन लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर मोइसेस का वो टेडी बियर मिलता है, जिसमें से एक बच्चे और म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सैम समझ जाता है कि दोनों सर्वाइवर्स ने उसे पागल बनाने के लिए प्लान बनाया है जरूर। और तभी सैम अपनी गाड़ी की तरफ देखता है। वो देखता है कि दोनों सर्वाइवर्स उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। दूर से सैम उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उन्हें गोलियां नहीं लगती, वो बच जाते हैं। जबकि सैम का कुत्ता अब गाड़ी की तरफ भाग रहा होता है। मोइसेस गाड़ी के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुत्ता उन तक पहुंच पाता वो दोनों दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। मोइसेस गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मोइसेस कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी एडला को आकर एक गोली लग जाती है, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गाड़ी क्रैश होने की वजह से पलट जाती है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन इस हादसे में मोइसेस को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। मोइसेस एडला को एक ट्री के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पर बिठा देता है। वो अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी लाया होता है। जब वो फर्स्ट एड बॉक्स को ओपन करता है तो अंदर से उसे एक गन मिलती है। मोइसेस एडला को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेली छोड़
छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो और चल नहीं सकती। एडला उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो आदमी मुझे मार डालेगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो वो तो हम दोनों को भी मार डालेगा। वो कहता है कि मेरी एक फैमिली है, मेरा बेटा है और मैंने उसके पास जाना है। मोइसेस एडला को वहीं पर छोड़कर वो गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम भी वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन उसे वो दोनों वहाँ पर नहीं मिलते और वो अब उस तरफ जाता है जहाँ पर एडला थी। लेकिन इससे पहले कि वो एडला तक पहुंच पाता उसे फ्लेयर गन की लाइट दिखाई देती है जिसे मोइसेस ने चलाया था क्योंकि वो जानता था कि सैम और उसका कुत्ता उस तक पहुंच जाएंगे। सैम कहता है कि उस लड़की को छोड़ो क्योंकि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी और उस जगह पर जाओ जहाँ पर वो आदमी है। सैम का डॉग ऐसे ही करता है और वो उस तरफ भागता है जहाँ पर मोइसेस होता है। मोइसेस पौधों में जाकर छुप जाता है। जैसे ही डॉग उसकी तरफ आता है वो उसे गन से शूट कर देता है जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है। मोइसेस वहाँ से चला जाता है। सैम वहाँ पर आकर देखता है कि उसका इतना करीबी डॉग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसी वजह से सैम को उसे मारना पड़ता है। इस बात से सैम को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर सैम मोइसेस का पीछा करता है। वो देखता है कि वो पहाड़ों के ऊपर से जा रहा है और वो उस पर गोली चलाने लगता है। सैम एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता है और वहीं पर मोइसेस भी छुपा हुआ था लेकिन सैम उसे नहीं देख पाता। जैसे ही मोइसेस को मौका मिलता है वो सैम को लेकर उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर दोनों इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन सैम की हालत काफी खराब थी और उसकी गन भी उससे दूर होती है। लेकिन जब वो अपनी गन लेने जाता है तो मोइसेस पहले ही वो गन ले लेता है। मोइसेस उस पर उसी की बंदूक तान देता है। मोइसेस उसे कहता है कि तुमने मेरे सारे साथियों को जानवरों की तरह मार डाला। सैम उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर मोइसेस वहाँ से जाने लगता है उसे मारे बगैर। सैम उसके आगे हेल्प मांगता है लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं सुनता और अब वो जाता है एडला के पास। एडला की हालत भी काफी खराब होती है। मोइसेस उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडला को अपने कंधे पर बिठा कर वहाँ से निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। फिर वो अपनी मंजिल मेन रोड तक पहुँच जाते हैं। और इस मूवी में हमें पुराना जमाना दिखाया गया है जब इंसान केव्स में रहा करते थे, यानी 20,000 साल पहले का टाइम। इस मूवी में उसी जमाने में रहने वाले एक ट्राइब का जिक्र है। इस ट्राइब का लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव था। उसका एक 18 साल का बेटा भी था। उसका नाम कीड़ा था, लेकिन क्योंकि वो भी छोटा था तो उसमें अपने फादर की तरह पावर नहीं थी और ना ही अभी उसे ठीक से शिकार करना आता था। लेकिन उसके फादर यानी इस ट्राइब के लीडर उसे कहते थे कि एक ना एक दिन तो तुम्हें सीखना होगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरे जैसा बनना है। पर उस लीडर की वाइफ कहती कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, इसे शिकार पर मत लेके जाएं। तो लीडर उससे कहता कि नहीं, अगर तूफान आने वाला है और सर्दियों में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, हम शिकार पर जाएंगे क्योंकि हमें अगले कुछ महीनों के लिए खाना जमा करना है। तो कीड़ा भी हमारे साथ जाएगा। अब ये सब अपनी टीम बनाकर दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कुछ शिकार करें। इनको काफी टाइम लग जाता है। ये नदियाँ क्रॉस करते हैं, जंगलों में से गुजरते हैं और फाइनली एक जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे जानवर हैं जो कि जंगली भैंसे थे। अब इस ट्राइब का लीडर इन सबको ऑर्डर देता है कि हमें बचना होगा, तो अपने अपने नेज़े इन जंगली भैंसों की तरफ फेंक दो। दूसरी तरफ जब उन जंगली भैंसों को पता चलता है कि ये लोग हम पर अटैक करने वाले हैं तो वो भी इनकी तरफ भागने लगते हैं। वो इतने गुस्से वाले थे कि वो इन इंसानों को मार ही डालते। लेकिन जैसे ये ट्राइब वाले इनकी तरफ नेज़े फेंकते हैं तो ये सारे डर के भागने लगते हैं। हालांकि ट्राइब वालों ने इनको मारने के लिए नेज़े नहीं फेंके थे, उन्होंने तो सिर्फ इन जानवरों को डराया था कि ये भाग जाएं। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे खाई थी। वो जंगली भैंसे इतनी तेजी से दूसरी तरफ भागे कि वो खाई में गिरने लगते हैं। देखते ही देखते उन भैंसों का सारा झुंड खाई में गिर जाता है। लेकिन सबसे आखिर पे इन जानवरों का लीडर होता है जो कि बहुत बड़ा था। वो जंगली भैंसा काफी गुस्से में था। वो तो जंगली भैंसा उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो कैटा को काफी जख्मी कर चुका था। अब उस जंगली भैंसे ने कैटा को अपने सींगों पर ही उठा लिया था ताकि उसे भी वो खाई में फेंक सके और अपना बदला ले सके। लेकिन लीडर फौरन से अपना नेज़ा उठाता है और उस जंगली भैंसे की तरफ फेंक देता है। नेज़ा तो उस भैंसे को लग जाता है लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब कैटा नीचे गिर चुका था। वो खाई बहुत ही गहरी थी। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ दिन पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर ये लोग शिकार पर जाने की भी तैयारी कर रहे थे। तो ट्राइब का लीडर सब कबीले वालों से कहता है कि चलो मेरे लिए औजार बनाकर दिखाओ, कुछ ऐसे वेपन्स बनाओ जिनसे हमारा शिकार आसानी से हो सके। अब सब अपने अपने वेपन्स यानी औजार बनाने लगते हैं। कैटा भी अपना औजार बनाकर अपने फादर यानी उस ट्राइब के लीडर को दिखाता है। लीडर कहता है वाह, मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा वेपन बनाया। लीडर को एक और लड़के का बनाया गया वेपन पसंद आता है तो वो बाकी कबीले वालों से कहता है कि हमें इन दोनों की पावर को और चेक करना होगा। वो अपने कबीले वालों से कहता है कि आप इन दोनों को मारें, इनकी स्ट्रेंथ चेक करें। खुद वो लीडर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है क्योंकि उसके बेटे को बीमार पड़ रही थी, लेकिन उसके लिए ऐसा करना जरूरी भी था ताकि वो अपने बेटे की पावर चेक कर सकता। अब जब वो लोग मारना बंद करते हैं तो वो लीडर अपने बेटे के पास जाता है और उसे प्यार करता है। उससे कहता है कि इस फेज में भी तुम पास हुए, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुमसे खुश हूँ और जल्दी तुम बाकी चीजें भी सीख जाओगे। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें शिकार पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अब रात हो जाती है। लीडर अपनी बीवी
बीवी के साथ होता है, यानी केटा की माँ के साथ। तो वो उनसे कहती है कि आप एक बार फिर सोच लें, केटा अभी बच्चा है। आप भी जानते हैं कि शिकार के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लीडर कहते हैं अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेगा तो निखरेगा कैसे, यानी उसमें हिम्मत और पावर कैसे आएगी। हम पे मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम उन्हें ओवरकम करना सीखें और हमारे लिए फिर सब कुछ आसान हो जाए। और वैसे भी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारा बेटा है तो वो हम जैसा बहादुर ही बनेगा। तो लीडर की वाइफ उनसे कहती है कि ठीक है, मुझे आप दोनों पर भरोसा है। और फिर अब वो दिन आ जाता है जब इन लोगों ने शिकार पर निकलना था। ये लीडर अपने लोगों की टीम बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते एक स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि इनके बाप दादा ने बना रखा था ताकि इनको सही डायरेक्शन का पता चल सके। उस जमाने में लोग इस तरह की चीजें बनाकर या सितारे देखकर डायरेक्शन का पता लगाया करते थे। अब ये लोग चल रहे होते हैं कि सामने से इन्हें एक और कबीला आता हुआ दिखाई देता है। तो पता चलता है कि वो भी शिकार पर आया है। अब ये सब एक साथ मिल जाते हैं। अब आगे चलकर इन्हें एक जंगली पिग मिलता है। कबीले का लीडर अपने बेटे केडा से कहता है कि इसको मारो, इसका शिकार करो। लेकिन केडा ने आज तक किसी जानवर को कुछ नहीं किया था तो उसका दिल नहीं चाहता उसे मारने का। तो लीडर कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी मेरे बाद इस ट्राइब के लीडर नहीं बन पाओगे, फिर तुम्हारी जगह मुझे किसी और को लीडर बनाना होगा। अब रात को एक जगह पहुंचकर ये लोग आग जला लेते हैं और उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। अब इन्हें किसी जानवर की आवाज आती है। लीडर इन सबसे खामोश रहने को कहता है। अचानक से एक छुपा हुआ शेर बाहर आता है। वो वहाँ से केडा के दोस्त को झपट कर अपने साथ ले गया था और ये सीन केडा से बर्दाश्त नहीं होता। वो काफी डर जाता है। अब ये सब लोग उस लड़के की याद में कुछ पत्थर रखते हैं और आगे के लिए निकल जाते हैं। अब सारा दिन ये लोग मेहनत करते हैं और रात भी यहीं पर हो जाती है। आज ये सब लोग एक गार में रुके थे। अब कबीले का लीडर और उसका बेटा केडा कार से बाहर आते हैं। तो लीडर उसको उन दोनों के हाथ पर बनाए गए डिजाइन आसमान से मैच करने को कहता है जो कि उनको रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते थे। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और अच्छी अच्छी बातें समझाने लगता है। वो कुछ भेड़ियों को देखते हैं, लेकिन उनमें से एक भेड़िया था जो कि अलहदा खड़ा हुआ था और वही उनका लीडर था। तो लीडर अपने बेटे केडा से कहता है कि देखो ये सबसे अलहदा है, तभी तो लीडर है। वो लीडर बहुत रोने लगता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि इतनी सख्त चोट लगने के बाद उसका बेटा जिंदा नहीं बचा होगा। वो उधर ही बैठा रहता है, अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, लेकिन उसका बेटा उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता। इसी तरह रात हो जाती है। उसके कबीले वाले भी वहाँ पर होते हैं। वो सारी रात अपने बेटे को पुकारता है, उसे आवाजें देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सब लोग समझते हैं कि केडा मर चुका है। वो लोग उसकी मेमोरी में भी वहाँ पर पत्थर रख देते हैं, जैसा कि वो किसी के मरने के बाद करते थे। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि केडा के पास कुछ परिंदे आकर उसे नोचने लगते हैं, लेकिन तभी केडा को होश आ जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। वो काफी डर जाता है और अपने कबीले वालों को और अपने फादर को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि सारे वहाँ से जा चुके थे। अब वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहाड़ ऐसा नहीं था कि उससे नीचे उतरा जा सके। फिर अचानक से वहाँ एक मिरेकल होता है और बारिश शुरू हो जाती है। जिस खाई में वो जाने वाला था वो खाई पानी से भर जाती है। केडा को स्विमिंग आती थी तो वो उस पानी में जंप लगा देता है और स्विम करके किनारे पर आ जाता है। इस दौरान वो बेहोश हो चुका था और वो बहता बहता ही यहाँ पहुँच गया था। जब उसे होश आता है तो वो काफी जख्मी होता है। वो अपने पाँव को पास पर ही लकड़ी और पत्थरों से ठीक करता है और फिर चलने की कोशिश करता है। वो अब ऊपर पहुंच चुका था, यानी उसी जगह जहाँ से वो गिरा था। वो देखता है कि उसके कबीले वालों ने उसे मरा हुआ समझकर वहाँ पर वैसे ही पत्थर रख दिए हैं। तो वो काफी टूट जाता है कि ऐसे कैसे इन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। वो चिल्ला रहा होता है और इसी की आवाज सुन के वहाँ पे कुछ भेड़िया आ जाते हैं। वो इसकी तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि तभी ये भागता भागता एक दरख्त की तरफ पहुंच जाता है। केडा उस दरख्त पे चढ़ जाता है। अब भेड़ियों के डर से वो उस दरख्त से नीचे नहीं उतरता। सारी रात वो उसी दरख्त पर लेटा रहता है। फिर सुबह हो जाती है और उसे प्यास लगने लगती है। वो दरख्त से नीचे उतरता है और पानी भरता है, लेकिन तभी वो भेड़िया उसका पीछा करने लगते हैं। वो भाग कर दरख्त पर दोबारा चढ़ने लगता है, लेकिन वो भेड़िया उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक भेड़िया उसके पाँव पर काट लेता है तो केडा उसे मारता है। जो उसके पास वेपन था उसे उससे जख्मी कर देता है। अब वो भेड़िया वहाँ पर गिर जाता है। तो इतनी देर में केडा दरख्त पर चढ़ जाता है और बाकी भेड़िया नीचे ही खड़े होते हैं उसके इंतजार में। लेकिन इसी तरह रात हो जाती है। लेकिन जब केडा नीचे नहीं आता तो सारे भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जख्मी भेड़िया अभी तक वहीं पर था। पहले तो उसको लगता है कि ये भी मर गया है, लेकिन वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। केडा जब उसको देखता है तो वो कहता है कि चलो इसकी दर्द खत्म करने के लिए मैं इसे मार ही देता हूँ। वैसे भी अगर ये जिंदा रहा तो ये मुझे मार देगा। वो उसे मारने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखता है। होते तो भेड़िए बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर ये काफी इनोसेंट लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो पता नहीं केडा को क्या फील होता है और वो इसे नहीं मारता। वो इस भेड़िया का मुंह बंद कर देता है ताकि वो इसे काटे ना, और उसे उठा के आगे चल पड़ता है। वो उस भेड़िए के साथ एक गार में आ जाता है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जब अगली सुबह केडा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि भेड़िया आराम से बैठा हुआ है, यानी वो केडा पर अटैक नहीं कर रहा। जब उस गार में रोशनी फैलती है तो केडा देखता है कि ये तो वही गार है जहाँ पे ये लोग आकर बैठा करते थे। वो बाहर जाता है, कुछ हर्ब्स लेता है और उनका मिक्सचर बना के अपने जख्म पर लगाने लगता है। केडा की नजर उस भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए को काफी प्यास लगी हुई थी तो अपने मुंह की रस्सी खुद ही खोल देता है। पहले तो वो केडा पर गुर्राने लगता है, लेकिन जब केडा उसे पानी देता है तो वो पानी पीने लगता है।
है। केडा पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। केडा को भी उस पर तरस आने लगता है। जो हर्ब का मिक्सचर उसने अपने जख्म पर लगाने के लिए बनाया था वो उस भेड़िए के जख्म पर भी लगाता है और भेड़िया भी मजे से लगवा रहा होता है। यानी अब इनमें दोस्ती शुरू हो गई थी। अब इन दोनों को भूख लगने लगी थी तो केडा बाहर जाता है और एक जंगली रैबिट को पकड़कर उसका गोश्त खुद भी खाता है और भेड़िया को भी देता है। फिर ये दिन भी गुजर जाता है और अगला नया दिन आ जाता है। केडा उस भेड़िए के साथ उस कार से निकलता है तो वो भेड़िया को फोर्स करता है कि जाओ तुम अपने ग्रुप के साथ वापस जाओ, लेकिन वो भेड़िया तो वहाँ से हिल भी नहीं रहा होता क्योंकि उसे केडा अच्छा लगने लगा था। तो केडा खुद ही उसे वहाँ पर अकेला छोड़ के आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, लेकिन उसे काफी देर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये भेड़िया होता है। वो भेड़िया छुप छुप के उसके पीछे आ रहा था। केडा भेड़िया से कहता है कि ना करो मेरा पीछा। वो उसे डराने के लिए उसकी तरफ लकड़ी भी फेंकता है, लेकिन वो भेड़िया बिल्कुल डॉगीज की तरह उस लकड़ी से खेलने लग जाता है। जब वो भेड़िया वहाँ से किसी तरह भी नहीं जाता तो केडा उसे अपने साथ ही ले लेता है। अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक वाइल्ड पिग नजर आता है। भेड़िया उसका शिकार करने के लिए उसको टैकल करता है, लेकिन केडा डर जाता है तो वो लोग उसका शिकार नहीं कर पाते। फिर से वो लोग चलते रहते हैं क्योंकि इन्होंने अपना शिकार मिस कर दिया था तो आज इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। फाइनली वो भेड़िया केडा को भी शिकार करना सिखा देता है। ये दोनों खाने के लिए किसी चीज का अरेंज कर ही लेते हैं। इसी तरह से इनकी दोस्ती बढ़ती जाती है और दोनों एक साथ रहते थे। अगले दिन भी भेड़िया मछलियां पकड़ कर देता है केडा को। केडा उस भेड़िया से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा नाम अल्फा रखता हूँ। अब हम देखते हैं कि केडा को वहाँ से निकले हुए काफी दिन हो जाते हैं और मौसम भी चेंज होने लगता है। काफी सर्दी आ चुकी थी और स्नो फॉलिंग भी होती रहती थी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। अब हम ये भी फील करते हैं कि केडा अब डरता नहीं था। वो खुद भी शिकार कर लिया करता था क्योंकि ये सब उसे भेड़िया ने सिखा दिया था। अब रात को केडा और वो भेड़िया यानी अल्फा मिलकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आता है जो कि खुर्रा रहा होता है। केडा क्योंकि अब डरता नहीं था तो अपना नेजा उठाता है और उसका सामना करने जाता है, लेकिन तभी फील करता है कि ये अल्फा का ही कोई साथी है। वो अपने खोए हुए साथी यानी इस भेड़िए अल्फा को अपने साथ लेने आया था। अल्फा जब उसके साथ जाने लगता है तो वो पीछे मुड़कर केडा की तरफ देखता है जैसे उसे शुक्रिया कह रहा हो। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका भी जाने का दिल नहीं है, लेकिन केडा उससे कहता है कि तुम्हें जाना होगा। केडा समझ सकता था कि अपनी फैमिली से दूर रहने का गम और दुख कितना ज्यादा होता है, तो वो अल्फा को भी उसकी फैमिली के पास भेज देता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो केडा अपने दोस्त अल्फा को बहुत मिस करने लगता है क्योंकि वो इतने दिन उसी के साथ तो रहा और उसी ने उसको शिकार करना सिखाया। वो बहुत अकेला फील करने लगता है। रात हो जाने पर जब वो सोता है तो उसे ख्वाब में अपने फादर और मदर आते हैं। उसके फादर उसकी माँ को बता रहे होते हैं कि हमारा बेटा अब नहीं रहा और उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है। केडा डर कर उठ जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी माँ को इस दुख में नहीं देख सकता और जब तक मुझ में हिम्मत है मैं आगे बढ़ूंगा और अपने घर पहुंचूंगा। केडा चलने लगता है। सामने ही उसे भेड़ियों का झुंड नजर आता है। अल्फा की काफी याद आ रही थी तो वो उसे बुलाने के लिए फौरन से भागने लगता है, लेकिन वो कोई जमा हुआ लेक था। उसके ऊपर से बर्फ टूट जाती है और केडा उसके अंदर गिर जाता है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से केडा जमने लगा था, उससे स्विम भी नहीं किया जा रहा था। तभी वहाँ पर अल्फा आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। नीचे से केडा भी अपना खंजर यानी नाइफ निकालता है और सक्सेसफुली वो नीचे से बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अल्फा उसे खींचता है। अल्फा उसे बचाकर काफी खुश था। अब वो दोनों एक साथ आग के पास बैठ जाते हैं और रात को रेस्ट करते हैं। अगली सुबह जब केडा बेटर फील करता है तो वो दोबारा से चलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि बैठा हुआ था। केडा जब उसके पास जाता है तो वो आदमी बेचारा बर्फ की वजह से जम चुका था। ये बात केडा को बहुत डिसअपॉइंट करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्द ही वो भी बर्फ में मारा जाएगा। लेकिन अल्फा भी उसकी गोद में सर रख लेता है जैसे वो उसे कन्विंस कर रहा हो कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल उसके साथ ही रहता है और उसकी बॉडी के साथ लग जाता है ताकि उसे गर्मी मिले। कितना क्यूट भेड़िया था ये। तो केडा कुछ हिम्मत करता है। जो आदमी मर चुका था वो उसके घर से कुछ कपड़े लेता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं और वे कार में आकर छुप जाते हैं। लेकिन अल्फा वहाँ कुर्राने लगता है। का मतलब ये था कि केव में कोई जंगली और खतरनाक जानवर था। ऐसा ही होता है, वो एक ब्लैक पैंथर होता है। वो आकर उन पे हमला करने लगता है, लेकिन अल्फा फौरन से उसके सामने जाकर उससे लड़ने लगता है। अल्फा काफी जख्मी हो चुका था। केडा के पास जो तीर कमान था यानी बो और एरो, वो उसे शेर पर शूट कर देता है जिससे शेर जल्द ही मारा जाता है। केडा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अल्फा बेचारा मेरी खातिर इतना जख्मी हो गया। उसके जख्मों को ठीक करता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो दोनों दोबारा से निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो बेचारा भेड़िया भी काफी जख्मी था और चल नहीं पा रहा था। तो केडा उसे भी अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों बर्फ के इसी तूफान में चल रहे थे। दोनों को शदीद भूख लग रही थी क्योंकि इन लोगों ने खाना ही नहीं खाया था। वो दोनों वहीं सो जाते हैं। केडा को एक और ख्वाब आता है, इसमें वो अपने पेरेंट्स को देखता है। तो वो उठ के कहता है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, मैं जरूर अपने घर जाऊंगा। चलता रहता है और फाइनली उसका घर आ चुका था। कबीले वाले और उसके पेरेंट्स काफी उदास बैठे हुए थे। केडा ने उस भेड़िए को अपनी गोद में ही उठाया हुआ था। लीडर ये देखते हैं कि मेरा बेटा आ चुका है तो वो फौरन उसके पास जाते हैं। वो इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। केडा उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता
है कि डैड मैं वैसा बन गया जैसे आप चाहते थे, अब आपको मुझ पे फख्र है। तो लीडर अपने बेटे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं हाँ मेरी जान, मुझे फख्र है तुम पर। इसकी माँ भी बहुत खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है। गेटा को और एल्फा को आग के पास रखा जाता है और उनके जख्मों को ठीक किया जाता है। इनफैक्ट एल्फा एक फीमेल थी, उसके छोटे छोटे वुल्फ बेबीज भी पैदा होते हैं। कबीले वाले उन वुल्फ्स का काफी ख्याल रखते हैं। जब ये सब मिल के रह रहे थे भेड़ियों में और इन कबीले वालों में बहुत प्यार हो चुका था। तभी अब इस कबीले का लीडर बन चुका था और सब भेड़िए बड़े हो चुके थे। इसी के साथ इस अच्छी सी मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर